Okay, I hope screen is visible to you. Yes sir. Yes. Okay, तो आज का हमारा टारगेट होगा, हम काफी सारे सेक्शंस कर लेंगे आज. पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम एक चैप्टर है, चैप्टर में 272 से लेकर 299 तक सेक्शंस है. विल ट्राई टू कवर इट. अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया है. और जनरली बच्चे इनको छोड़ देते हैं, बट आई एम थिंकिंग टू डू ऑल, क्योंकि कुछ एमसीक्यू अब आजकल आने लगे इन चैप्टर में से भी. ये चैप्टर नंबर है, इट्स 23. ठीक है, तो इस चैप्टर में इसको ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है. ए में हम किस बारे में बात करेंगे? मोड ऑफ टेकिंग. बेसिकली ये चैप्टर किससे डील करता है? एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल. एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल. एविडेंस कैसे लिए जाएंगे इंक्वायरी और ट्रायल में. ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइडेड, 272 299. ए पार्ट जो है जिसमें हम कवर करेंगे मोड ऑफ टेकिंग एविडेंस, मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस. मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस. एंड द सेकेंड पार्ट विच डील्स विद, जहां पे हम बात करेंगे कमीशंस. कमीशन इशू करना, फॉर व्हाट पर्पस? कमीशन जनरली किस लिए इशू की जाती है? सीपीसी की भी बात करें तो जनरली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. वैसे ऑफ कोर्स ही बात है, सीपीसी के अंदर एक ऑर्डर नंबर 26 है जिसके अंदर बहुत सारे पर्पस छुपे हुए हैं जिसके अंदर कमीशन इशू की जा सकती है. बट यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा सेक्शन 284 से हम पढ़ेंगे, 284 से जनरली 290 तक है. उसके बाद फिर और अलग प्रोविजन है. आई टेल यू कि उसमें बहुत सारी बातें एफिडेविट की छुपी हुई हैं. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर 290 ऑनवर्ड्स, 291 से लेकर 299 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी है इसमें. 299 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एविडेंस कैन बी टेकन इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड. ठीक है, एक्यूज के एब्सेंस में एविडेंस लिए जा सकते हैं. ठीक है, जबकि हम एक प्रोविजन यहाँ पे पढ़ेंगे 273, एविडेंस कैन बी टेकन, मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है, जब तक हमें पता नहीं है 273 कहाँ यूज हो रहा है, 299 कहाँ यूज होगा, तो इट्स वुड बी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग. तो देयरफॉर वी एनालाइज ऑल द सेक्शन. 291 से लेकर 291, 291A, 292, 293 तक, 291 से लेकर 293 तक ये जो प्रोविजन है, इसमें रिपोर्ट है. जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर एविडेंस लिए जा सकते हैं. बिल्कुल, उनकी एविडेंस की उनकी जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत ऑथेंटिकेट मानी गई है, उसी को हम अपना एविडेंस मान लेते हैं. कोर्ट उनको एविडेंस मान सकती है. ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है उस विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाए, बट डेफिनेटली, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, उसने अपनी अगर विटनेस दी, कोई रिपोर्ट दी है, मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल ओपिनियन रिपोर्ट के आधार बनाकर उसको दी है, कोर्ट में जमा करी है, तो ऑन रिक्वेस्ट ही कैन बी कॉल्ड एज अ, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, जो उसने रिपोर्ट दी उसका क्रॉस करने के लिए एप्लीकेशन फाइल होगी, तभी जाके उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है फॉर डूइंग अ क्रॉस. आई एक्सप्लेन इट. ठीक है, ये 291 से लेकर 293 तक ये क्या चीज़ें हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी कभी, बट हम आज जो पढ़ेंगे इसके बाद आपको थ्रू आउट द लाइफ ये याद रहेगी. नाउ 294 से लेकर इसमें कुछ प्रोविजन जो है वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूफ 294. एंड 295 से लेकर ये तीन प्रोविजन एफिडेविट पे बेस्ड हैं. 295, 96, 97 ये एफिडेविट से रिलेटेड है, वो भी देख लेंगे क्या प्रोविजन है. ठीक है, कुछ चीज़ें एफिडेविट के जरिए ही प्रूव की जाएगी. एफिडेविट अगर हम लगा रहे हैं तो वो किसके अथॉरिटीज़ के सामने स्वॉन होना चाहिए, शपथ जो ली गई है कौन सी अथॉरिटीज़ हैं. एंड देन 299 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड एविडेंस लिए जा सकते हैं.
और रही बात इसकी 272 से लेकर जो हमारा फर्स्ट फेज है इसका, मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, बहुत सिंपल से प्रोविजन है, बट आई ऑलरेडी आस्क्ड यू टू गो थ्रू विद इट। तो आप लोग पढ़ के आए हैं ये? हाँ जी, पढ़ के आए हैं आप ये चैप्टर? 272 से 299 तक तो चलो मैंने आधा तो बता ही दिया। 272 से लेकर क्या आपने 283 तक पढ़ा है? तो अभी नहीं पढ़ा, उसके एमपी के लिए पढ़ा था बस। तो याद है इसमें क्या 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 चीजें हुई हैं? हाँ याद। ओके चलो, अच्छी बात है, याद है तो। देखो इसमें से ना कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आते हैं और कुछ बिल्कुल आए ही नहीं है ना आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जो डायरेक्ट पूछे गए हैं आपसे। 273 डायरेक्ट पूछा जाता है, एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। ये हम ऑलरेडी कल भी कर चुके थे। कुछ और चीजें हैं, देख लेंगे एक बार और। 277 पे क्वेश्चन आ जाता है, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस, किस भाषा में एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, कोर्ट की भाषा होती है, बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है जो इंसान एविडेंस दे रहा है उसे कोर्ट की भाषा आती ही ना हो। भाई अगर विटनेस तो तमिल, एक इंसान जो है केरला में जो अलग भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज अलग है उनकी, वो अगर इसको हम यहाँ बुला लें दिल्ली की कोर्ट में, अगर एज एविडेंस विटनेस देने वो आता है, उसे सपोज करो इंग्लिश तो जनरली आती है, माना कि सपोज इंग्लिश भी नहीं आती उसे, अपनी लोकल लैंग्वेज है, तो कैसे वो विटनेस देगा, कैसे एविडेंस उसका रिकॉर्ड होगा? बताइए जरा। हाँ तो जी, जो कुछ भी कैसे? वो बोलेगा उसको राइट डाउन करके उसको इंटरप्रेटर जो है उसको उस लैंग्वेज में। तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होगा और उसको इंटरप्रेटर की हेल्प चाहिए हो सकती है, तो यही सारे प्रोविजन है, ठीक है। और रिकॉर्ड्स जो हैं, समन केस, वारंट केस और कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे रिकॉर्ड्स होंगे, एविडेंस जो ली गई है, तो उसके सीमा बारे का में चैप्टर है। मैसेज आ रहा है। हाँ जी। सीमा का बार बार मैसेज आ रहा है, वो बोल रही है कि मेरा नाम शो हो रहा है वहां पे। मैंने कहा हाँ हो तो रहा है, बट वो मैसेज कर रही है, मतलब हमें शो हो रहा है लेकिन वो रेड नहीं हो पा रही। ओके, जस्ट लेट मी मैसेज हो। ठीक है, तो ये प्रोविजन है जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, ज्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं है, बट हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि आई डोंट वांट के यू शुड मिस इवन अ सिंगल मार्क्स इन सीआरबीसी, क्योंकि बहुत इजी मार्क क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा केस लो है इन पे जो आपको याद रखना पड़े, बस बेरेट याद रखना है। तो विल स्टार्ट विद 272 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 272 क्या कहता है? लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होगी? कोर्ट की भाषा। अब ये कौन निर्धारित करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे विल डिसाइड व्हाट वुड बी द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट फॉर दिस कोड, ठीक है। बट हाँ, ऑफ कोर्स ही बात है, हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी? हाई कोर्ट की लैंग्वेज कौन निर्धारित करेगा? दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट इटसेल्फ। हाई कोर्ट खुद निर्धारित कर लेगा बाकी, लेकिन जो और कोर्ट्स हैं उसकी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी, ठीक है। 270, now 273, just let me see whether she has logged in. ओके, 273 हमने ऑलरेडी कल किया था, एक बार और रिवीजन मान लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज की प्रेजेंस में लिए जाएंगे एविडेंस, ठीक है। एविडेंस जो लिए आते हैं एक्यूज की प्रेजेंस में लिए जाएंगे। All the evidence taken in the course of the trial or other proceedings shall be taken in the presence of accused. और अगर कई बार ऐसा हो सकता है एक्यूज की प्रेजेंस डिस्पेंस विद की जा सकती है, बट ऑफ कोर्स ये बात है, अगर एक्यूज नहीं है तो कौन होगा? प्लीडर होगा।
ये तो एक बेसिक्स आम बात हो गई। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कल, मैंने एक वर्ड लिखा था, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द वर्ड व्हिच आई यूज्ड फॉर द पर्सन और द एक्यूज दैट हु इज नॉट एबल टू रन द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। हाँ जी, याद है आपको वो वर्ड? जैसे ऑब्स्टेक करके कुछ था ना। स्पेलिंग बताइए, कल को पेपर में स्पेलिंग ही पूछ लेंगे वो। सर ऑब्स्टेक पैरस। ऑस्ट्रे SEREP। पैरस, ठीक है स्पेलिंग। सर आपने जो लिखवाई थी वो तो लिखी बाद में। जो मैंने लिखवाई है या जो आपने लिखी है, अगर ऐसा कोई पेपर में, देखो स्पेलिंग के तो क्वेश्चन आते ही हैं, यहाँ नहीं आएंगे तो दिल्ली में आ जाएंगे। क्या ये स्पेलिंग ठीक है? ऑस्ट्रेप्रेनस। तो ऑस्ट्रेप्रेनस का कहीं पे कोई जिक्र है? कोई और सेक्शन है जहाँ मैंने लिखवाया था आपको कि भाई ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेप्रेनस अक्यूज्ड जो कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे नहीं चलने देता है, या भूल गए कल की बात, कल गई? हाँ जी, क्या मैंने सेक्शन 317 के आगे लिखवाया था आपको? ये लिख लेना, provision for inquiry or trial being held in the absence of accused in the certain cases. यस सर। ऑस्ट्रेप्रेनस, यहाँ पे एन मिस हो गया, अभी आपने मेरे को बताया नहीं। सर वहाँ पे तो नहीं लिखा पहले वाले में। तो लिखना चाहिए था ना, ये तो कल पढ़ाया मैंने आपको, कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, 100% यहाँ पे लिखवाया हुआ है। मैंने बताया कि 317 में भी तो वही लिखी है बात है, कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चलने देता है। ठीक है, चलो ये तो बिल्कुल अलग से हो गया। तो एक्यूज जो है एविडेंस उसके सामने ही होना चाहिए। ऑलरेडी हम इस पे केस भी कर चुके हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल पी देसाई कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस है, वो नहीं है तो उसका प्लीडर है, और वो वीडियोग्राफिंग पे था कि वीडियो रिकॉर्डरी कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी एक कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस है। इसका प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 2013 में ऐड हुआ। ठीक है, प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कोई लेडी जो है 18 साल से कम है और उसके साथ कोई रेप हुआ है या कोई अदर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, ये भी ध्यान रखना, रेप की बात करता है, उम्र 18 साल से कम है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। प्रोवाइजो 2013 में ऐड हुआ क्योंकि निर्भय के बाद भी पॉक्सो में भी बदलाव किए गए थे। तो ये अब ऑफ कोर्स ही बात है, इस लेडी का क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, तो कोर्ट का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है, कोर्ट ये एश्योर करे कि इस लेडी को किसी भी इस 18 साल से कम जो माइनर है उसको कन्फ्रंट ना कराया जाए, मतलब आमना सामना ना कराया जाए। ठीक है, कन्फ्रंट मतलब आमना सामना ना कराया जाए एक्यूज के सामने। ऑफ कोर्स ही बात है, डर जाएगी, घबरा जाएगी, कुछ नहीं बता पाएगी, या उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो सकते हैं एक्यूज को देख के वो प्रॉब्लम में आ जाए। एंड देयरफॉर बट हाँ, एट द सेम टाइम कोर्ट ये भी एश्योर कर ले कि इसका अधिकार, एक्यूज का भी तो अधिकार है क्रॉस करने का, वो भी बरकरार रहे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे क्रॉस करते हैं। इसमें पॉक्सो के अंदर अलग से प्रोसीडिंग होती है, वन साइडेड आई मीन होता कैसे है कि वो पहले मजिस्ट्रेट जो कोर्ट ऑफ सेशन है, बेसिकली पॉक्सो में अगर इन मामले की सुनवाई होगी तो डेफिनेटली कोर्ट ऑफ सेशन की जज होगी, स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है। पॉक्सो में उनके सामने क्वेश्चन रखा जाता है, मजिस्ट्रेट आई मीन सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन जज साहब के सामने, वो क्वेश्चन जो है फिर वो लेडी से पूछते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, डायरेक्ट नहीं पूछ सकता एक्यूज्ड, और बहुत ही क्लियर लेजिस्लेशन है, एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पॉक्सो। तो ये है आपका प्रोवाइजो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ध्यान रखना है आपको। नाउ 274, अब इसको 3 सेक्शन जो है वो हम वैसे सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है इन 3 सेक्शंस में। इन 3 जो सेक्शन है, अब ये सेक्शन है आपके 274, 75, 76 बहुत सिंपल से हैं। ये रिकॉर्ड्स की बात करते हैं कि किस तरीके से जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, उनको कैसे रिकॉर्ड्स में रखा जाएगा। अब 3 तरीके की प्रोसीडिंग बताई गई है, एक तो समन केस, एंड सेकंड हो गया वारंट, एंड थर्ड बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन। अब तीनों में बिल्कुल कॉमन बात है, कुछ है नहीं, वैसे तो बहुत डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट से पढ़ोगे ना ही मैंने इसमें से आज तक कोई मींस प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा। तो 274 यहाँ पर डील करता है
275 एंड 276, तो तीनों सेक्शन एक ही बारी में कवर हो जाएंगे हमारे। इसमें लिखा है रिकॉर्ड इन द समन केस एंड इंक्वायरीज इन ऑल समन केसेस ट्राइड बिफोर द मजिस्ट्रेट इन ऑल इंक्वायरीज। बस समन केस में ध्यान रखना है, इंक्वायरीज वर्ड भी यूज किया हुआ है टाइटल में ही। इंक्वायरीज कौन सी, जो 148 से लेकर 145 से लेकर 148 है, ये कौन सी इंक्वायरीज है? हाँ जी, ये कौन सी इंक्वायरीज है? मतलब जहाँ पे कोई एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कोई लैंड है या वाटर को लेकर कोई डिस्प्यूट है ना, उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंक्वायरीज करते हैं ना। यस ठीक है, तो ये वाले प्रोविजंस है। एंड इन ऑल द प्रोसीडिंग बिफोर 446, 446 किससे डील करता है? ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह, ठीक है, उनसे। अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल द मजिस्ट्रेट शैल एज एग्जामिन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस। अब इसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इनमें क्या बना जाता है, मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे ना वो क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम बनाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस, भाई क्या हुआ, क्या चीज है, ठीक है, और विटनेस ने क्या कहा, उस मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस को क्या करेंगे, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस लिखेंगे, भाई क्या एविडेंस लिए गए हैं। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी, कोर्ट की भाषा में ही होंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब विटनेस कोर्ट में आता है तो विटनेस क्या वहां पर अपना पेन और पेपर लिख के देता है? विटनेस कैसे देता है? विटनेस जल्दी बताइए, कैसे विटनेस गवाही देता है किसी भी मामले में, चाहे वो समन केस हो, वारंट हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो, कैसे देता है? एफिडेविट। एफिडेविट देता है, बिल्कुल। चीफ के एक मामले में कई बार क्या होता है, एफिडेविट के रूप में दे देता है वो, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, एफिडेविट के रूप में दे देता है। और बताइए, लेकिन क्या भाई जब क्रॉस होता है, सपोज करो क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस में क्या अपने हाथ से लिखता है वो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? नो जो कोर्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो लिखते हैं। बेसिकली क्या होता है प्रैक्टिकली, देखो जज साहब के सामने क्रॉस चल रहा है, ठीक है, अब जब क्रॉस चल रहा है तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो, और जो उसका आंसर दिया जा रहा है, वो जज साहब उस बात को डिक्टेट करते हैं और सामने जो कोर्ट ऑफिसर है, जैसे कोर्ट मास्टर हो सकते हैं, वो लिखते हैं उसको, ठीक है, कंप्यूटर पे टाइप करते रहते हैं, फिर उसको पूरा जो बन के आ जाएगा ना क्रॉस, उसके बाद उसको दिखाते भी हैं, उसको पढ़ के भी सुनाते हैं। पढ़ के सुनाते तो नहीं, इतना कोर्ट में टाइम नहीं होता, प्रैक्टिकली बात करो, किताबों में लिखा है रीड ओवर, लेकिन उसको दे देते हैं, भाई एक बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर उसके साइन भी लेते हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी साइन करते हैं। तो इस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। तो यही बात है, रिकॉर्डिंग द समन केसेस। पहली चीज कैसे होना चाहिए, मेमोरेंडम जो बना है, पेपर होता है उस पर पूरा होता है, उसमें सबसे पहले जज का नाम लिखा होता है उस पेपर पे ना, ब्लैंक पेपर होता है, लेकिन उस पर सबसे पहले जज का नाम किस कोर्ट में है, तो उसके बाद उसकी पूरी गवाही होती है उसमें। और जनरली क्या होता है, कैसे होता है, नरेटिव फॉर्म में हो सकता है। नरेटिव क्या होता है, जो बता रहा है उसकी पूरी बात लिखिए, जो विटनेस आके कोर्ट में जो बता रहा है उसकी पूरी बात लिखिए नरेटिव फॉर्म में, जैसा वो कह रहा है वैसा लिखते चलिए। या फिर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी हो सकता है, यही चीजें हैं इसमें, तीनों में ये एक ही बात है। तो राइटिंग मेमोरेंडम बनाया जाएगा सब्सटेंस का, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस ले लिए जाएंगे, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की भाषा में होगा। अब जब कोर्ट की भाषा में होगा, अब इसके साथ अब 277 भी हम पढ़ लेंगे बाद में। अगर लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस क्या होगा, वो जिस इंसान को आती ही नहीं है कोर्ट की भाषा, इंग्लिश आती नहीं, तो वो कैसे होगा, वो भी हम देख लेंगे, 277 में है, वो सब पे अप्लाई होगा, कॉमन बात है वो तो। नाउ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट प्रोवाइडेड इफ द मजिस्ट्रेट अनेबल टू मेक एनी मेमोरेंडम, अगर मजिस्ट्रेट साहब अनेबल है, इट्स नॉट अनेबल टू मेंटेन दी मेमोरेंडम, तो वो क्या करेंगे, रीजन लिख के अपने जो कोर्ट ऑफिसर हैं, दूसरे जो लोग हैं उनके, उनसे करवाते हैं। वो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग में ही होना चाहिए। भाई राइटिंग में क्यों जरूरी है, विटनेस आज जो कोर्ट में कह रहा है, कल को उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसने क्या कहा, लिखित में ही होता है। और ये डिक्टेशन करते हैं फिर, ठीक है, डिक्टेशन उस तरीके से वो लिखते रहते हैं, और उसके बाद वो मामला रिकॉर्ड हो जाता है, एंड दैट हैज टू बी साइन बाय द मजिस्ट्रेट। ये एक प्रोसीजर है 274। और ऐसा ही प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल सेम 275 में, वारंट केस में भी ऐसा ही है।
275 अगर आप देखेंगे उसमें भी लिखा है इन अ वारंट केस ट्राइड बिफोर द मजिस्ट्रेट द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिन प्रोसीड्स। जैसे जैसे उसका एग्जामिनेशन आगे बढ़ेगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा विटनेस का, बी टेकन डाउन इन राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखित में होना चाहिए, उसको लिखा जाएगा। इन ईदर बाय द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, मजिस्ट्रेट साहब या तो खुद ही लिखेंगे, अब ऑफ कोर्स ही बात है, वैसे ऐसा होता नहीं है, खुद नहीं लिखते हैं वो, ठीक है। देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ होता कैसे कोर्ट में। कोर्ट में कोर्ट चल रही है सामने, इधर साइड में ही वो क्रॉस कराते रहते हैं, ठीक है। आप कहोगे एक क्रॉस बिल्कुल सामने होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट पे बहुत ज्यादा काम है, बहुत बर्डन रहता है। एक दिन में लगभग 60 से 70 या 50 के आसपास तो केस होते ही हैं किसी भी कोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं कितना बर्डन है, हमारी जुडिशरी पे बहुत बर्डन है। देयरफॉर साइमल्टेनियसली काम चलता रहता है, जब सब एक पार्टी को सुन भी रहे हैं, दो पार्टीज को सामने, एट द सेम टाइम साइड में क्रॉस भी चल रहा है, तो इतना बर्डन है। आई होप अगर आप कोर्ट गए होंगे तो देखा भी होगा आपने ऐसा क्रॉस होते हुए, देखा है नहीं देखा है? हाँ जी, सही है, सुन नो। नो सर। अच्छा, कोर्ट में कभी क्रॉस नहीं देखा? तो जाना एक बार, देखना जरूर। तो मजिस्ट्रेट साहब खुद तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद तो वो सामने वाली बातें सुन रहे हैं, सामने वाली पार्टी जो कोई और केस चल रहा है उसके आर्गुमेंट सुन रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो इधर भी देख रहे हैं, तो दोनों तरफ उनका उनका ध्यान है। तो ऑफ कोर्स समथिंग ही इज नॉट एबल टू राइट हिमसेल्फ एंड देयरफॉर उसकी डिक्टेशन होती रहती है। कई बार बीच बीच में पार्टी ऑब्जेक्ट भी करती है, जनाब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर उनको होल्ड पे डालते हैं सामने वाली पार्टीज को जिनका आर्गुमेंट चल रहे हैं या केस कोई और चल रहा है, तो उनके पहले एक ऑब्जेक्शन को सुना जाता है, फिर आगे उसको कहा जाता है भाई ये ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड होगा या सस्टेन होगा, देन दे विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो डिक्टेशन कर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब इन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट में होगा। और वेयर इज अनेबल टू डू इट, जब वो खुद नहीं कर पाएंगे ऑइंग टू द फिजिकल और अदर इनकैपेसिटी है, देन अंडर दिस डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस, तब वो उसकी अपनी निगरानी में जो कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ इंसान उसके जरिए, ठीक है, कोर्ट अपॉइंट जो कर दी है वो लिखेंगे, वो डिक्टेट करते रहेंगे, वो लिखते रहेंगे। प्रोवाइडेड दैट, अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि किसी भी मामले को ऑडियो वीडियोग्राफ भी कराया जा सकता है, प्रोवाइजो ऑडियो वीडियोग्राफ हो जाएगा बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बट अगर ऑडियो वीडियोग्राफ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट होगा। अब टू क्या कहता है, वे द मजिस्ट्रेट कॉज एविडेंस टू बी टेकन डाउन ही शैल रिकॉर्ड अ सर्टिफिकेट दैट द एविडेंस कुड नॉट बी टेकन डाउन बाय हिमसेल्फ। उसमें एक सर्टिफिकेट भी लगा देते हैं, वो सर्टिफिकेट क्या खुद ही लिख देते हैं कि आई वाज नॉट एबल टू टेक एविडेंस एंड देयरफॉर आई जस्ट, मेरे भी यहाँ पे जो कोर्ट का ऑफिसर है वो रिकॉर्ड कर रहा है, इतना ही है बस। सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव। अब यहाँ पे हमने पढ़ा भी कि कोई भी अगर जो क्वेश्चन है, जो भी वट एवर द विटनेस इज स्टेटिंग बिफोर द कोर्ट दैट हैज टू बी इन अ नैरेटिव फॉर्म, अगर नैरेटिव में नहीं है तो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होगा, एंड दैट विल बी अल्टीमेटली साइन बाय द मजिस्ट्रेट, साइन बाय मजिस्ट्रेट साहब उसको साइन कर देंगे। द एविडेंस और टेकन डाउन शैल बी साइन बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा, कोर्ट की फाइल में लग जाएगा। आगे क्या होगा, अभी आता है रिकॉर्ड इन द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, सेम ही है, ठीक है। इन ऑल द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एविडेंस ऑफ विच शैल एज हिज एग्जामिन प्रोसीड्स बी टेकन डाउन इन राइटिंग, लिखित में होगा, ईदर बाय द प्रिसाइडिंग जज हिमसेल्फ, या तो खुद लिखेंगे हिमसेल्फ या फिर वो डिक्टेट कर देते हैं, जनरली डिक्टेट ही करते हैं, ठीक है। इन ओपन कोर्ट में होगा, ये भी ओपन कोर्ट है वो भी ओपन कोर्ट ही है, और अंडर हिज डायरेक्शन और सुप्रीटेंडेंट बाय एनी अदर ऑफिसर, एनी अदर ऑफिसर भी कर सकता है रिकॉर्ड, ठीक है। सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव, वही है, नैरेटिव होगा या क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होगा, और उसके बाद साइन हो जाएगा। तो कॉपी है, रेप्लिका है, कुछ इसमें एक को याद कर लो, कोर्ट ऑफ सेशन को याद कर लो, बाकी सारा हो ही जाएगा। ओके, तो ये तीन तरीके के हैं। अब आता है इसमें 277 लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस।
277 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद क्वेश्चन आ भी सकता है एमसीक्यू में अगर आया। वैसे तो डायरेक्ट सेक्शन आएगा इसमें, अंदर से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं एक बार। 277 लैंग्वेज क्या होगी? देखो, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट अलग सेक्शन है, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस अलग है। ध्यान रखना, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड गड़बड़ ना होनी चाहिए इसमें, ठीक है? कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होगी? हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट खुद डिसाइड करेगा, बाकी लोअर कोर्ट की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो है 272। और यहाँ बात करें लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, एविडेंस की रिकॉर्ड करने की क्या भाषा होगी। तो जो भी मामले हैं, चाहे 275 हो या 76 हो, पहला क्या कहता है? ए, इफ द विटनेस गिव्स एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इट शैल बी रिकॉर्डेड इन दैट लैंग्वेज। अगर जो विटनेस है, ऑफ कोर्स ही बात है, दिल्ली के अंदर तो ज़्यादातर जो कोर्ट है, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती है? इंग्लिश ही चलती है मैक्सिमम। और विटनेस इंग्लिश में ही कह रहा है तो डेफिनेटली इंग्लिश में रिकॉर्ड हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब जो विटनेस दे रहा है वो किसी और भाषा में दे रहा है। इफ इट गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज, जब कोई और भाषा में दे रहा है, इट में प्रैक्टिकेबली बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज। तो कोशिश ऐसा होगा कि भाई, अगर ऑफ कोर्स ही बात है, देखो ये इंसान तो विटनेस तो कोई भी हो सकता है ना, विटनेस कैन बी फ्रॉम एनी स्टेट। अब को ऐसी भाषा बोल रहा है जो जज साहब के भी समझ में नहीं आ रही, तो डिफिकल्टी आएगी, क्या विटनेस रिकॉर्ड होगा। तो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज, उसी की भाषा में होगी जो वो कह रहा है। बट ऑफ कोर्स ही बात है, पूरा का पूरा स्टाफ चेंज करना पड़ेगा एक विटनेस की वजह से। एंड इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू शो अ ट्रू ट्रांसलेशन, तो बेसिकली इसमें क्या चलता है? ट्रू ट्रांसलेशन चलता है। ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड। तो जो उसने कहा होगा ना, तो दैट हैज टू बी, उसका ट्रू ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट की भाषा में करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट को भी तो पता होना चाहिए कि क्या वो बोल रहा है, क्या कह रहा है। दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड। और जनरली अगर हम बात करें, जैसे कई बार क्या होते हैं, हमारे पास पुराने डॉक्यूमेंट भी होते हैं, तो कई बार डॉक्यूमेंट जो उर्दू की भाषा में होते हैं, आपने शायद देखे होंगे जो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, मैं अलग हट के बात बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, पुरानी जो रजिस्ट्री होती है वो उर्दू या फारसी तक में होती थी, या मिक्स लैंग्वेज थी उर्दू फारसी की। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, हम उसके ट्रू ट्रांसलेट करवा लेते हैं। बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कराते हैं, उसकी ट्रांसलेट करा के इसी कॉपी के साथ अटैच करके वो भेज देते हैं। अब जो जिसने ट्रांसलेट की होगी ना, वो यहाँ अपनी स्टैंप भी लगाता है, और कोर्ट चाहे तो जिसने स्टैंप लगाई है ना, उसको भी एज अ विटनेस अपोजिट पार्टी बुला सकती है फॉर डूइंग अ क्रॉस, कि आपने जो ट्रांसलेट किया ये सही है, गलत है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। साइन बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द प्रिसाइडिंग शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और उसके बाद जब ये ट्रांसलेट हो जाएगा तो दैट हैज टू बी साइन बाय द जज साहब, और वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। वेयर अंडर क्लॉज बी evidence is taken down in language other than the language of the court, a true translation thereof in the language of the court shall be prepared as soon as possible। तो जितना जल्दी हो सके, as soon as possible जो है उसको ट्रांसलेट कराया जाएगा। then it would be signed by the judge or magistrate and shall form part of the record, provided that when under clause B evidence taken down in English, अगर वो इंग्लिश भाषा में लिखे हैं, तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कोशिश की गई है कि सब जगह यूज हो जाए सारी कोर्ट्स में, तो एक कॉमन लैंग्वेज भी हो, क्योंकि इंडिया के अंदर तो मल्टी लैंग्वेज कंट्री है। ठीक है, तो उस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए जहाँ पे एविडेंस इंग्लिश में लिख दिए गए हैं, एंड ट्रांसलेशन देयर ऑन इन द लैंग्वेज द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी ऑफ द पार्टीज, द कोर्ट में डिस्पेंस विद सच ट्रांसलेशन। अगर कोर्ट की भाषा भी इंग्लिश है, विटनेस भी इंग्लिश दे रही है, और सारी प्रोसीडिंग इंग्लिश में ही चल सकती हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलेशन। ऐसा हो सकता है ना कई बार के जो विटनेस आया है उसको इंग्लिश भी आती हो, कोई और भाषा भी आती हो, इफ इज कंफर्टेबल देन ही कैन गिव एविडेंस इन इंग्लिश, तो ट्रांसलेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ 278 प्रोसीजर इन रिगार्ड्स टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। अब 278 बहुत सिंपल सा है, प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। अब अगर एविडेंस ले लिए गए हैं
तो अब उसको क्या किया जाएगा, ऑफ कोर्स ही बात है, शैल बी रेड ओवर, शैल वर्ड यूज हुआ है, शैल बी रेड ओवर, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, और ये भी जरूरी है उस दिन भी प्रेजेंस होना चाहिए एक्यूज का, और अगर एक्यूज नहीं है तो ऑफ कोर्स ही बात है उसका प्लीडर भी हो सकता है, इफ इन अटेंडेंस और ऑफ दिस प्लीडर, अगर वो एक्यूज प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीडर, इफ ही अपीयर बाय द प्लीडर एंड शैल इफ नेसेसरी बी करेक्टेड। अब कई बार ऐसा होता है जो उसने लिखा है क्या वो करेक्ट किया जा सकता है, कैन इट बी करेक्टेड, तो इफ नेसेसरी डेफिनेटली इट कैन बी करेक्टेड। कई बार होता है हम लिखते कुछ और है और निकल के कुछ और आता है, तो दैट कैन बी करेक्टेड। बट क्या पूरा ऐसा होगा कि पूरा बयान बदल दे वो अपना, हाँ जी, कितना करेक्शन अलाउ हो सकता है, क्या पूरा जो उसने लिखा है जो कहा है बिल्कुल अलग मीनिंग निकल जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो अपना पूरा बयान ही बदल दे, दैट ओनली करेक्शन होगा, ठीक है। करेक्शन क्या हो सकता है, स्लाइटली जहाँ पे एरर आ गया है, कुछ गलत लिख दिया है, गलत छप गया है, टाइप हो गया है, if the witness denies the correction, ओके अब 2 में ये भी कहता है अगर विटनेस ने किसी करेक्शन को करने से मना कर दिया कि भाई ये चीज करेक्ट ना की जाए, when the same is read over to him the magistrate of proceeding may instead of correcting the evidence, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको करेक्ट नहीं करेंगे बट क्या करेंगे उसमें एक मेमो बना देंगे, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, एक फुटनोट सा बना देते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम बना देंगे, वहां पे ही लिख देंगे thereon on the objection made to it by the witness, कि विटनेस ने क्यों इसको करेक्ट नहीं करने दिया है, एंड shall add such remark, और मजिस्ट्रेट साहब अपना रिमार्क भी लिख देंगे। अब इतना अंदर से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है। इफ द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस द लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट हैज बीन गिवन, और फिर वही बात है, भाषा की बात आ रही है, इफ द रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस इज इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट विच इट हैज बीन गिवन, विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, अगर विटनेस को वो भाषा समझ ही नहीं आ रही है, डज नॉट अंडरस्टैंड, द रिकॉर्ड शैल बी इंटरप्रिटेटेड, तो उसको फिर इंटरप्रिटेट किया जाएगा, ठीक है, इंटरप्रेटेड, उसकी व्याख्या कर दी जाएगी कि इसका मतलब क्या है, टू हिम इन द लैंग्वेज इन विच इट वॉज गिवन एंड इन द लैंग्वेज विच ही अंडरस्टूड, जिस भाषा में वो समझता है उसे समझ में भी तो आना चाहिए। अगर आप देखेंगे 282 भी ऐसी कुछ कहता है, 282 में क्या लिखा है, इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं 282 को भी, इंटरप्रिटेटेड टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूली। अब जो इंटरप्रिटेटर की अगर हेल्प ली गई होगी कोर्ट के द्वारा, इंटरप्रिटेटर वो बाउंड है, जो भी वो कहेगा ना वो सच कहना चाहिए, ट्रूली, ट्रूथफुली। ये क्या कहता है, व्हेन द सर्विस ऑफ द एन इंटरप्रेटर आर रिक्वायर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एविडेंस और स्टेटमेंट, ही शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सच एविडेंस और स्टेटमेंट। तो वो सही सही बताएगा कि क्या है इसमें, ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रोविजन है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू 79, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू द एक्यूज और इस प्लेडर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बात समझ ही नहीं आ रही किसके, एक्यूज के। 279 किस बारे में डील करता है, एक्यूज को, ना ही उसके प्लेडर को कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरीके का एविडेंस है, कैसे लिया गया है, हमें ना जो उसकी जो भाषा है वही समझ में नहीं आ रही, इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ रही है। इंटरप्रिटेशन तो इंसान क्रॉस ही नहीं कर पाएगा ना जब तक उसे समझ ही नहीं आएगा। प्लेडर क्या क्रॉस करेगा जब तक उसे समझ ही नहीं आ रहा है क्या एविडेंस है, क्या कहना चाहता है। तो whenever any evidence is given in the language not understood by the accused, जब accused को नहीं समझ में आ रही है जिस भाषा में उसने विटनेस ने अपनी एविडेंस दी है, दैट इज नॉट अंडरस्टूड। कई बार होता है मलयालम में दे दियो, accused को क्या पता, ना प्लेडर को आती मलयालम। not understood by the accused and he is present in the court in the person, it shall be interpreted to him in a open court, तो उसको ओपन कोर्ट में ही इंटरप्रेट करके बताया जाएगा कि what has been stated deposed by witness ने क्या कहा है in the language understood by him, ठीक है, जो ताकि एक्यूज को पता लगे कि वही विटनेस ने क्या कहा है। सेकंड क्या था, इफ ही अपीयर्स बाय द प्लेडर एंड द एविडेंस गिवन इन द लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड अंडरस्टूड बाय द प्लेडर। अब ऑफ कोर्स ही बात है, जब प्लेडर आया तो प्लेडर को भी नहीं पता किस भाषा में बोल दिया उसने, किस भाषा में एविडेंस दे रहा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है
अक्यूज का राइट है टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो तभी डिफेंड कर पाएगा until he was not able to understand the language, he won't be able to defend. And therefore what is required to doing a cross, pleader को भी पता होना चाहिए, it shall be interpreted to such pleader in that language, तो इंटरप्रेट कर लेगा। अब इंटरप्रेट कैसे हो सकता है, कई बार देखो ऑफ कोर्स ही बात है, जो विटनेस ने जो गवाही दी होगी उसकी कॉपी तो मिल ही जाएगी, इंस्पेक्ट भी कर सकता है वो, जब कॉपी मिलेगी तो उसको इंटरप्रेट करा लेगा ट्रू ट्रांसलेटर से, तब उसके बाद क्रॉस भी कर सकता है वो। When document are put for the purpose of formal proof, it shall be necessary the discretion of the court to interpret as much thereof as is appear necessary. तो ये कोर्ट की भी इच्छा, अगर कोर्ट को आता है फॉर्मल प्रूफ के लिए जरूरी लगता है कोर्ट को कि that has to be interpreted, then the court can do it so. ठीक है, कोर्ट भी इंटरप्रेट कर सकता है अगर जरूरत है और कोर्ट उस भाषा को समझता है, तो इसमें ये कहा गया है। बट हाउएवर देखो बेस्ट थिंग क्या है कि उसकी कॉपी निकलवा कर विटनेस की, दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड, देन ओनली द अक्यूज और प्लेटर जो है उसको क्रॉस कर सकते हैं। नाउ 280 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता, अंदर तो कुछ है ही नहीं इसमें। जो विटनेस जो है कोर्ट में आकर अपनी जब गवाही दे रहे हैं तो उनका डेमनर क्या है, डेमनर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, इसके स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, क्या पता फ्यूचर में पूछने लग जाए। आप बिलीव नहीं करोगे कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 2018 के पेपर में 200 में से 7 क्वेश्चन स्पेलिंग पे थे, और इस बिलीव नहीं करोगे कि स्पेलिंग ये भी पूछा गया सस्पिशन के स्पेलिंग क्या है। सस्पिशन सही है स्पेलिंग है? ऐसा रहेगा ना? यही तो गलती करते हैं हम, यही तो गलती करते हैं। ठीक है स्पेलिंग, लोग बच्चे ऐसे लगा देते हैं, कोई सी डबल सी लगा रहा है। क्या स्पेलिंग है सस्पिशन? SUSPIC। हाँ जी, वॉइस रिपीट हो गया। कौन सा स्पेलिंग ठीक है? जो सेकंड टाइम एस नहीं आएगा, मतलब सेकंड सी आएगा ना, ठीक है, स्टार्टिंग में वर्ड एस नहीं आएगा, तो सी तो आता है, ये वाले स्पेलिंग ठीक है ना। यही तो गड़बड़ करते हैं, बच्चों को ये लिख के देख लेते हैं वो सस्पिशन, सस्पिशन ऐसे भी लिखे हैं, लेकिन ये ठीक है। तो बड़े सिंपल से स्पेलिंग है, गलत करते हैं। 7 नंबर के थे ये, डायनासोर के स्पेलिंग पूछे हुए थे। चलो डायनासोर इस डिफिकल्ट है, लेकिन क्या डायना ऐसे लिखा जाएगा या DINA लिखा जाएगा? डायनासोर के स्पेलिंग कैसे होंगे? TIN। EIN, ई कहाँ है इसमें? सर TIN। चलो मतलब मैं बता रहा हूँ, आप ये देखना, थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना इन चीज़ों को, कई बार स्पेलिंग चेक होते हैं, कई स्टेट्स में स्पेलिंग पे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो डेमिनर के स्पेलिंग देख लेना, ये बिल्कुल ठीक लिखे हैं, बट आप अपने लिए माइंड में रखना, डेमिनर, डेमिनर ऑफ अ विटनेस, ये क्या है? विटनेस का कैसा व्यवहार रहा कोर्ट के सामने जब वो विटनेस दे रहा था। तो व्हेन ए प्रिसाइडिंग जज, मजिस्ट्रेट, जब उनको लगता है वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस, जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ही शैल ऑल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क्स, अगर उसको लगता है भाई वो जो विटनेस था उसका व्यवहार ठीक नहीं था, बार बार अटक रहा था, झूठ बोल रहा था, अपनी बातें कटवा रहा था, तो इस तरीके का जो व्यवहार था, as a thing material respecting the demeanor of such witness while under examination, तो that will be recorded, वो मजिस्ट्रेट साहब अपना एक रिमार्क लिख देते हैं। आर्टिकल सॉरी सेक्शन बेस ही क्वेश्चन आता है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, कीप इन माइंड, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब 281, आई एम नॉट रिपीटिंग इट, आई हैव ऑलरेडी डन इट। 281 बहुत इंपॉर्टेंट है, 281 को हम पढ़ते हैं 164 के साथ। जब 164 में मजिस्ट्रेट साहब जब रिकॉर्ड करते हैं कन्फेशन या स्टेटमेंट, दैट हैज टू बी रेड अलोंग विद 281। 281 में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, एक्यूज जब अपना एग्जामिन रिकॉर्ड हो, जब कन्फेशन अगर वो दे रहा है तो उससे पहले मजिस्ट्रेट आप इसको वार्निंग देते हैं, वार्निंग देंगे, मेमोरेंडम बनाएंगे, नीचे लिखेंगे that you are not bound to give evidence against yourself if you'll give it, if you confessing it that can be used against you, ठीक है, वो ऐसा डिस्क्लेमर देते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस है, हमने ऑलरेडी कर चुका है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। नाउ 282, अच्छा इसमें एक चीज और है, इसके साथ हम कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं?
अगर इसमें रिकॉर्ड करने में कुछ इरेगुलरिटीज हैं, कैन इट विशिएट द होल ट्रायल और नॉट? विच सेक्शन? 460 461 और 2? 4 4 464 पढ़ेंगे या 2 पढ़ेंगे या 3 पढ़ेंगे या 3 पढ़ेंगे? 463 पढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझना, 461 तो हो ही नहीं सकता, वो तो अलग चीज होगी, वो तो लिस्ट की बात करता है, 17 लिस्ट है उसमें। 462 प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस की बात करता है। देन बचे कितने? 463, 464, 465। इसको चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं, बार बार आप भूलोगे नहीं। और एक 460 है, 461 है, बचा 462। 2 मिनट में याद हो जाएंगे आपको। 460, 463, 45 ये जो है नॉन कंप्लाइंस 281 और 164 यहाँ पे डील हो रहा है, ठीक है। 464 में किस चीज से रिलेटेड है? वो है आपका चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। 464 चार्ज। एंड रही बात 465, उसमें आता है एरर, ओमिशन और रेगुलरिटी। कौन सी रेगुलरिटी हो सकती है? कोई जजमेंट हो, सेंटेंस, ऑर्डर, फाइंडिंग्स, सेंटेंस, ऑर्डर, फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट। तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है, ध्यान रखना, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसका स्कोप थोड़ा सा कम है क्योंकि 4 से डील करता है, और इसका स्कोप तो है लिमिटेड 164 और 281। तो ये आप उल्टा उल्टा याद कर लो या सीधा याद कर लो, बढ़ते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में है, ठीक है। तो 463, 164 ये 4 से रिलेटेड करता है, और ये सेंटेंस, ऑर्डर, फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है ना इसका। तो अगर वो फेलियर ऑफ जस्टिस है, ओकेजन, देन इट कैन बी, ऑफ कोर्स ही बात है, विशिएट कर जाएगा अगर एक्यूज को पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे। 460 और 461 आई गेस यू हैव ऑलरेडी डन, एक बार हमने थोड़ा पढ़ा भी था इसको। डू नॉट विशिएट ट्रायल, डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, यहाँ पे विशिएट कर देता है। विशिएट की लिस्ट ज्यादा है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर 9 है बस, यहाँ 17 है या 9 है, ठीक है। रही बात 462, गलत जगह पे मामला चल रहा है, नॉट सेट असाइड होगा, खारिज नहीं हो जाएगा, गलत जगह पे ही तो चल रहा है। बट ओकेजन फेलियर ऑफ जस्टिस है, न्याय नहीं होगा गलत जगह चलने से, तो पूरा खारिज हो जाएगा। क्लियर है? तो वही देखना है आपको। 282 हमने कर लिया है, 283 बहुत सिंपल सा है। 283 में किस बारे में बात की गई है? रिकॉर्ड्स इन दी हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट में रिकॉर्ड कौन डिसाइड करेगा भाई किस तरीके से लिए जाएंगे? तो भैया हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी। एवरी हाई कोर्ट में बाय जनरल रूल प्रिस्क्राइब द मैनर इन द एविडेंस, किस तरीके से लिए जाते हैं। आप मुझे बता सकते हैं हाई कोर्ट में एविडेंस कैसे लिए जाते हैं? विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होता है? तो जैसे कोर्ट ऑफ सेशन का चलता है। कहाँ पर होता है? वही कोर्ट, हाई कोर्ट में ही होता है क्या? हाँ जी, हाई कोर्ट में ही होता है। सर रजिस्ट्रार। हाई कोर्ट में कितने लोग गए आज तक? गई तो हाई है कोर्ट लेकिन एग्जामिनेशन होते हुए देखा है आप लोगों ने? हाई कोर्ट में क्या कोर्ट एग्जामिनेशन होते हुए देखा है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या क्रॉस एग्जामिनेशन। वहाँ हाई कोर्ट में जो बेंच है मैन या जैसा आप जहाँ पे जस्टिस जहाँ बैठे वहाँ नहीं होता, वो रजिस्ट्रार के पास होता है, ठीक है। पीछे ऑलरेडी कोर्ट्स बनी हुई होती हैं ताकि, क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ कोर्ट्स की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी तो है, कुछ कोर्ट्स की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सिविल मामले में, तो डायरेक्ट मामला चला जाता है, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस भी होते हैं, क्रॉस भी होता है, वो रजिस्ट्रार के पास होते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो दैट इज 283। नाउ सर फिर ये बता ये जो था, हाँ 463 ये विशिएट करता है? 463 हाँ हाँ, बेसिकली क्या है, अल्टीमेटली इसका क्रक्स क्या है, अभी वैसे हमने पढ़ा नहीं है इसको, डिटेल में पढ़ेंगे। 463 अगर क्या नाम है, बेसिकली क्या है, इसका एक फंडा है ना, अगर वो प्रेजुडिशली अफेक्ट कर रहा है किसको? एक्यूज्ड को, वही है इसका लॉजिक, ठीक है। फेलियर ऑफ जस्टिस। बट एक बार जब पढ़ेंगे और डिटेल में तब देख लेंगे।
इफ नॉट इंजर्ड और एक्यूज, ठीक है, वही है इसका, दैट द ड्यूली मेड इन द स्टेटमेंट एडमिटेड सब्जेक्ट। एक्यूज को कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाल रहा है ना, अब ऑलरेडी डिस्कस कि इन तीनों का क्रक्स वही आता है। इफ इट इज प्रेजुडिशियली अफेक्टिंग द एक्यूज देन ऑफ कोर्स देन वो फिर विशिएट हो जाएगा जो भी प्रोसीडिंग हुई होगी, ओके सर। अदरवाइज नहीं होगी। 462 का भी वही आंसर है। वैसे गलत जगह पे चलता है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर एक्यूज को उससे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा हो, उसके सारे राइट डिफेक्ट्स हो गए हो, देन ऑफ कोर्स इट कैन बी ठीक है सर। कैन विशिएट द ट्रायल। अब हम बात करेंगे इसका बी पार्ट। अब जो बी पार्ट है वो स्टार्ट हम कर रहे हैं 284 से। वो स्टार्ट खत्म तो 299 पे हो रहा है, लेकिन हम इसको 290 पे खत्म करेंगे। उसके बाद और भी चीजें इसमें। तो यहाँ पे कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, आप लोगों ने पढ़े हैं कमीशन के बारे में? ये पढ़े 284, 285, 6, 90 तक? नहीं पढ़े तो अब पढ़ेंगे। चलो 284। ओके देखो बेसिकली क्या है, एक बेंचम ने कहा था ना कि विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द केस। क्या कहा है, पूरी लाइन बताइए। कोर्ट। हाँ जी, कोर्ट। आईज एंड ईयर्स ऑफ द कोर्ट, यस। बेंथम। तो विटनेस का किसी केस को साबित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो विटनेस है वो कोर्ट में नहीं आ पाए, या अगर हम उसको कोर्ट में बुलाएंगे तो इट विल अल्टीमेटली डिले, कोर्ट की प्रोसीडिंग डिले हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, या इनकन्वीनियंस होगी। और ये बात बिल्कुल सेम अप्लाई होती है हमारे सीपीसी में भी। सीपीसी का ऑर्डर नंबर 26 आप पढ़ेंगे और कमीशन के बारे में पढ़ेंगे तो 75 है। हाँ जी, सीपीसी की अगर मैं बात करूं तो सीपीसी में 75 से 78 एंड ऑर्डर नंबर 26। एम आई राइट? यस सर। यस सर। वहां पे भी यही लॉजिक है भाई, सारे वही लैंग्वेज लिखी है जो हमारे 284 में लिखी है। डिले होगा, एक्सपेंसेस आएंगे, इनकन्वीनियंस होगी कोर्ट को। देन ऑफ कोर्स ये बात है क्योंकि हमें विटनेस तो करानी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अल्टीमेटली कमिंग टू द कंक्लूजन, एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन डू, जब कोर्ट में वो इंसान आ नहीं सकता या हम बुलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, देन व्हाट बेस्ट कैन बी डन फॉर दैट पर्सन, कमीशन कैन बी इशूड। अटेंडेंस ऑफ विटनेस नहीं हो पाएगी तो कमीशन इशू करो, जाइए उसके पास ही जाके कमीशन हम इशू करवा लेंगे, और कमीशन इशू करने के बाद उसकी गवाही ले ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कमीशन होती है वो कैसे होती है वो देखने वाली बात है। देखो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कमीशन तो होगी ही होगी, शैल इशू, दे कैन नेवर बी आस्क्ड टू कम बिफोर द कोर्ट, बट हाँ अगर वो खुद आना चाहे तो डेफिनेटली दे कैन कम। ये हमारे प्रोवाइजो में लिखा है, जिनके अगर विटनेस उनकी लेनी है तो कमीशन ही इशू होगी। वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब है, गवर्नर है एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इस मामले में तो कमीशन इशू होगी, वहीं पे जाके उनकी गवाही ली जाएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली इफ इज नॉट एबल टू कम देन कमीशन इशू हो जाएगी कोर्ट में। अब कमीशन इशू करने से पहले एक चीज और है भाई, जिसके कहने पे कमीशन इशू हुई है, प्रोसिक्यूशन कहता है कि कमीशन इशू करवानी है, तो प्रोसिक्यूशन जो है वही तो पैसा पे करेगा। कमीशन को इशू करने के लिए भी तो खर्चा आता है, प्रोसिक्यूशन अपनी जेब से तो देगा नहीं, क्योंकि ये तो सरकारी है, सरकारी वकील है, तो इसके लिए फिर सरकार खर्चा देगी कमीशन इशू करने के लिए। ठीक है, और आगे हम चलेंगे तो 285 में हम क्या पढ़ेंगे, जब कमीशन इशू होती है तो कमीशन इशू होने के लिए सपोज कीजिए जहाँ पे विटनेस है, जहाँ विटनेस मिल पाएगा, फाउंड जहाँ होगा, जहाँ विटनेस रहता है, से फॉर एग्जांपल, तो जिस ज्यूरिडिक्शन में वो आ रहा होगा वहाँ के सीजीएम साहब या सीएमएम साहब को कहा जाएगा भैया इसको समन भेज के अपने पास बुलाइए और इसकी गवाही लीजिए, और इसकी गवाही लेने के बाद हमारे पास भेज दीजिए। तो दैट शुड बी द प्रोसीजर। ठीक है, तो सीजीएम साहब और ये सीएमएम साहब है जहाँ पर ये विटनेस रहता होगा, या जहाँ ये जिसको हम नहीं बुला पा रहे हैं, जो कोर्ट में नहीं आ पा रहा है, तो जहाँ वो है
वहीं पे विटनेस ले ली जाएगी, बट इसको आना पड़ेगा कोर्ट में सीजेएम साहब या सीएमएम जहाँ पे भी डायरेक्ट करते हैं। ओके, एंड अगर कोई वो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो विटनेस जिसकी गवाही लेनी है हमें, जिसकी हमें गवाही लेनी है वो जम्मू एंड कश्मीर, वो एक ऐसी जगह रहता है जहाँ कोड इंडिया के अंदर तो वो आता है, वो टेरिटरी इंडिया के अंदर तो आती है, लेकिन वहां पे कोड अप्लाई नहीं होता है। तो एक ही स्टेट है जनरली, वैसे तो नागालैंड वगैरह ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होता हमारा सीआरपीसी, अपार्ट फ्रॉम द 3 चैप्टर्स ओनली। आई होप यू कैन रिकॉल इट। हाँ जी, बता सकते हैं कौन कौन से चैप्टर अप्लाई नहीं होते हैं ट्राइबल एरिया नागालैंड पर्टिकुलरली? 5, 8, 10। 5, 8 और 10 तो है। 8 और 10 तो है, तो एक ही उसके बाद 11 बोलिए ना, 9 नहीं है ना, नहीं, 8, 10, 11, ठीक है। तो 8, 11। वहां पे क्या होगा, डेफिनेटली वहां पर कैसे कमीशन होगी, तो वहां पे क्या इशू हो सकती है, वो उसके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट वुड बी द प्रोसेस है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन आज के टाइम में तो सबसे अप्लाई हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड। 285 की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, बट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। ये तो पहली सिचुएशन हो गई, तो सिंपल सी बात है। दूसरी में हमारा जो कोड है वो अप्लाई नहीं होता है, लेकिन वो स्टेट जो है या वो पार्ट है वो इंडिया के टेरिटरी में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि उस इंसान की विटनेस कैसे ली जाए। ऐसा भी हो सकता है वो विटनेस आउट ऑफ इंडिया रहता हो, आउटसाइड इंडिया है, तो इसमें एक तरीके की गिव एंड टेक पॉलिसी है। हमने भी इंडिया के लिए कई बार फॉरेन से भी, तो फॉरेन की कोर्ट भी चाहती है भाई आपके इंडिया में, हमारा फॉरेन की कोर्ट चाहती है कि इंडिया में कोई एक इंसान है जिसकी विटनेस ली जानी चाहिए, ठीक है। तो अब वहां पे इंडिया की कोर्ट उसकी विटनेस लेके भेज के वो वापस भेज देगी जहां से फॉरेन कोर्ट्स ने डिमांड की होगी। और ऐसे इंडिया की कोर्ट भी जो है वो चाहती है कि कोई इंसान जो फॉरेन में रहता है उसकी विटनेस लेनी है, तो इन चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन निकाल के, इनके अरेंजमेंट्स होते हैं, अरेंजमेंट्स कर रखा है इन्होंने, रेसिप्रोक अरेंजमेंट्स है, एक तरीके का रेसिप्रोकेटी स्टेट्स जो होती है ना आपस में, जो वो करेंगे हम भी कर देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है इसके आधार पर। और जनरली कई बार क्या होता है, जैसे इंडिया के बाहर जो विटनेस है उसकी गवाही लेनी है, तो कई बार एम्बेसडर्स को भी बोला गया है, एम्बेसडर्स या काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, काउंसलर्स होते हैं, वो ले लेते हैं विटनेस, और उसके बाद वो रिपोर्ट बना के भेज देते हैं इंडियन कोर्ट्स में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड हाउ इट हैज टू बी डन। और रही बात उसकी 286, अगर हम देखते हैं, मैं आपको भी ऊपर से बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट में मैं जल्दी से कवर करेंगे इसको। 286 का एग्जीक्यूशन की बात करता है कि विद एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। तो जहां पे हमने भेजा है, सपोज करो दिल्ली की कोर्ट ने कहा है कि भाई कोई इंसान है जो विटनेस है आ नहीं पाएगा, वो मुंबई की कोर्ट में है, तो मुंबई के सीजेएम साहब सीएमएम साहब को बोल देंगे इसकी विटनेस ले ली जाए, तो वहां से विटनेस लेने के बाद वो रिपोर्ट बना के यहाँ भेज देंगे। और मुंबई की जो कोर्ट होगी वो ऐसे ट्रीट करेगी दिल्ली की कोर्ट के कमीशन को इशू करने में जैसे वो खुद ने ही उसने ऑर्डर पास करा हो, ठीक है, इन द सेम मैनर, ठीक है, उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट कर लेगी। 287 पार्टी में एग्जामिन विटनेस। अब ऑफ कोर्स ही बात है, आपने एक चैप्टर ऑर्डर नंबर 11 पढ़ा होगा सीपीसी का, क्या लिखा था इसमें? इंटेरोगेटरीज है, ये वर्ड नहीं लिखा, डिस्कवरीज एंड इंटेरोगेटरीज एंड इम्पाउंडिंग, पढ़ा है? यस सर। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटरीज बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे पूछना है तो मैं एक पेपर पे लिख के पूछ लूंगा, सामने वाली पार्टी को दे दूंगा, और वो जो कुछ आंसर देगा दैट कैन बी यूज एज एन एविडेंस, और वो एडमिटेड फैक्ट होगा। उससे बहुत चीजें सरल भी हो जाती हैं, आगे की प्रोसेस जब हम चलेंगे तो झूठ भी नहीं बोल पाएगा, अपनी कई भी बात से पीछे नहीं हट पाएगा। ऐसे ही कई बार क्या होता है, ऑफकोर्स ही बात है, जब हमने कमीशन इश्यू करी है, कमीशन से रिलेटेड 287 भी, तो जो पार्टीज है, जो विटनेस है, जो पार्टीज हैं जिन्होंने विटनेस को एग्जामिन के लिए हमने कमीशन तो बना दी है, बट ऑफकोर्स ही बात है, इस इंसान का ये दिल्ली में है, इस इंसान, ये दिल्ली की कोर्ट है, ये मुंबई की कोर्ट है, अब वो इंसान यहाँ रहता है जो विटनेस है, ही इज नॉट एबल टू कम बिफोर द कोर्ट टू गिव अ विटनेस, तो इसकी विटनेस मुंबई में ही हो जाएगी। जब मुंबई में ही हो रही है
तो ये जो इंसान है, ये तो एक्यूज हो, सपोज करो एक्यूज्ड है या उसका प्लीडर है, ही वांटेड टू क्रॉस एग्जामिन हिम। अब वो कैसे करे? या तो वो इंटेरोगेटर्स बना ले, ठीक है भाई, या तो वो इंटेरोगेटर्स बना ले। अगर भैया वो अमीर है, ठीक है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ऑफ कोर्स ही बात है, ये यहाँ डायरेक्ट जाके इस दिन एग्जामिन भी कर सकता है, सो क्रॉस कर सकता है, मुंबई जाके कर लेगा, नहीं तो इंटेरोगेटर्स बना के दे दे। यही बात आपके 287 में लिखी है। नाउ 288 रिटर्न ऑफ द कमीशन, बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं 288 में। जिस दिन अगर आपने कमीशन अपनी काम पूरा रिपोर्ट बना लेगा, किस चीज की, जिन विटनेस को एग्जामिन किया जाना था, इस रिपोर्ट को वो आके क्या करेगा, सबमिट कर देगा, जिस कोर्ट ने इशू करे होगी वहां पे आके भेज देगा, ठीक है, इतना ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें एक चीज है बट टू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखना, उसमें क्या है, देखो एक बार बताओ, एक इंसान है जो हमने एक बार पढ़ा था ना, सेक्शन 32 एविडेंस और 33, जो इंसान कोर्ट में नहीं आ सकते या मर चुके हैं, तो उन्होंने अगर कभी को भी पहले विटनेस दी हो, कुछ बात कही हो, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी, क्या वो उनकी बात एडमिसिबल होगी कोर्ट में या नहीं होगी? हाँ जी बताइए। दोस्त हु नॉट एबल टू कम बिफोर द कोर्ट, 5 तरीके के लोग हैं ना उसमें, अगर एविडेंस एक्ट ढंग से पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा। क्या डाइन डिक्लेरेशन से डील करता है? ऑफ कोर्स बात है 32(1 तो डाइन डिक्लेरेशन से डील करता है, बट अप्लाई 32 को भी पढ़ने से पहले आपको कितने तरीके के लोगों की बात करता है वो बताइए जरा। 32 में कितने लोग हैं? He is dead or cannot be found. 4 टाइप 4 टाइप। आप कुछ चीजों को ना ट्रिक से याद कर लो, यहाँ पर 4 लोग हैं, यहाँ 5 लोग हैं, 33 में 5 यस या 5 लोग हैं ना, एक बंदा बढ़ जाता है, कौन सा बढ़ जाता है? और is kept out of the way by the adverse party, the हाँ जी, person who is kept। वो आने नहीं दे रहा भाई, दबा के रख रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है, वो इंसान आ नहीं पा रहा कोर्ट में, तो उसने जो कुछ कहा होगा उसकी वैल्यू तो रही होगी। तो यही है रिटर्न ऑफ कमीशन। एनी डिपोजिशन सो टेकन इफ इट इज सेटिस्फाई द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द सेक्शन। तो अगर कोई विटनेस है जो कोर्ट में नहीं आ सकता, जो उसने कहा है, मे ऑल्सो बी रिसीव्ड इन एविडेंस एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द केस बिफोर अनदर कोर्ट, तो किसी और कोर्ट में भी यूज हो सकती है, बशर्ते सेक्शन 33 की कंडीशन को कंप्लाई करता हो, ठीक है, बशर्ते सेक्शन 33 की कंडीशन को कंप्लाई करता हो, जो इसने कहा होगा, अगर इसका क्रॉस भी हो चुका है तो इसने जो कहा होगा इस इंसान ने, दैट कैन बी यूज इन अनदर केस एज वेल। 289 एडजमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग। अब एक बात मुझे आप बताइए, 289 क्या कहता है? एडजमेंट की बात करता है। एडजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स ही बात है, स्थगित कर देना, आगे बढ़ा देना। एडजमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक 309 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डे टू डे प्रोसीडिंग होनी चाहिए, एडजमेंट नहीं दिया जाना चाहिए इतनी आसानी से, अगर देगी तो कॉस्ट है। अब एक बात बताइए, अगर जो विटनेस है जिसकी हमने कमीशन इशू करी है, जिसके लिए अब ये जब कमीशन इशू करी है, तो जब तक इसकी कमीशन रिपोर्ट ना दे दे तब तक हम अर्जन कर दें या ना करें? Yes sir. तो अर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये प्राइम विटनेस रहा है, जो भी विटनेस है, प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा के क्या फायदा, एक प्रोसेस में ही तो चलेंगे, तो टिल द टाइम विल अर्जन इट। नाउ 390 एग्जीक्यूशन ऑफ अ फॉरेन कमीशन। अब ये 390 वही वाली बात है जो आप ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब फॉरेन कंट्री जो है वो चाहती है एग्जीक्यूशन ऑफ अ फॉरेन कमीशन। कैसे करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ अ फॉरेन कमीशन? अब फॉरेन की जो कंट्री है, फॉरेन की जो कोर्ट है, वो चाहती है कि कोई विटनेस जो इंडिया में रहता है, ठीक है, जो विटनेस जो है वो इंडिया में रहता है, उसका एग्जामिन किया जाए। तो ऑफ कोर्स ही बात है, इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, चाहे ए हो चाहे बी हो, कंडीशन चाहे ए हो या बी हो। अब ए बी में क्या लिखा है? एनी सच कोर्ट जज मजिस्ट्रेट एक्साइजिंग जुडिशन विद इन एरिया इन इंडिया डज नॉट एक्सटेंड, चाहे वो ये कोड अप्लाई ना भी होता हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है तो फॉरेन कंट्री हमसे तो रिक्वेस्ट करेगी, जम्मू एंड कश्मीर हमसे अलग थोड़ी ना हो गया है, तो पार्ट चलो इंडिया का ही, माना कि कोड ऑफ सिविल प्रोसेस कोड अप्लाई नहीं होती,
बट ऑफ कोर्स ही बात है, बट उसके वहां पे अगर विटनेस की किसी की हमने गवाही करवानी है, बाहर की कोर्ट से हमारे पे रिक्वेस्ट आई है, देन ऑफ कोर्स ही व्हाट विल डू, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि हमारे हमारे और इंडिया के या जो भी फॉरेन कंट्री से हमारे अरेंजमेंट होते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स। और रही बात बी में क्या लिखा है, ऐसे ही प्लेस एनी कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन एनी सच कंट्री और अ प्लेस आउटसाइड इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, तो ये गिव एंड टेक वाली बात है। तो वहां के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन निकाली किस तरीके से लॉ बनाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक अ लॉ फॉर दैट, रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ इट हैज टू बी डन। तो दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट ऊपर ऊपर से ध्यान रखना सेक्शंस क्या है। एक बार क्विकली मैं आपसे खुद रैंडमली पूछ लेता हूँ, अभी हमने 290 तक कर लिए हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले है कि एक बार क्विकली मैं आपसे पूछ लूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं 284 क्या कहता है? सर इशू ऑफ कमीशन। इशू ऑफ कमीशन कब? उसमें 284 में एक चीज ध्यान रखना, 284 में एक वर्ड याद करना, टीआईपी, ठीक है? टीआईपी क्या है? टीआईपी क्या है? ट्रायल, इंक्वायरी और प्रोसीडिंग, यही तीन वर्ड चलते हैं ज्यादातर ना हर जगह। कई जगह प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन प्रोसीडिंग भी तो होता ही है। टीआईपी, ट्रायल, इंक्वायरी एंड प्रोसीडिंग, कोर्ट या मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, कमीशन इशू कर देंगे। जहां उन्हें लगता है इसके अंदर के जो पॉइंट्स उनको ध्यान रखना है, इट इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए जरूरी है, एंड द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस कैन नॉट बी प्रोकर विदाउट द अमाउंट ऑफ डिले, बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा इसलिए हम विटनेस के लिए कमीशन इशू कर देंगे। एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा उसको बुलाएंगे तो, या इनकन्वीनियंस होगी। क्या पता कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट हो जिसको हम बुलाएंगे कोर्ट में, भाई वो नहीं आ सकता, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है या ऐसी जगह है, जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। विल इशू अ कमीशन, प्रोवाइजो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उसको ध्यान में रखना ही रखना है। सर इसका जो सेकंड प्रोवाइजो है यहाँ पर, ये एक बार दोबारा बता दो, कह रहा है कि हाँ ये इसी का, प्रोवाइजो है, इसमें तो एक इसी ही का प्रोवाइजो। नहीं प्रोवाइजो नहीं, सबसेक्शन 2 जो है। ओके, ये बेसिकली सिंपल सी बात है। देखो कोर्ट में व्हेन इशूइंग अ कमीशन, अब कोई कोर्ट मेरे कहने पे कोर्ट कमीशन इशू कर रहा है ना, प्रोसिक्यूशन चाहता है कि भैया वो इंसान आ नहीं सकता लेकिन वो बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है, ही कैन नॉट कम बिफोर द कोर्ट, नाउ ही इज रिक्वेस्टिंग बिफोर द कोर्ट दैट उसका एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। तो जो वो कह रहा है उसके लिए कुछ खर्चे तो दे। यहाँ के कहता है कोर्ट में व्हेन इशूइंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन डायरेक्ट एज सच अमाउंट एज द कोर्ट कंसीडर रीजनेबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्यूज। अब एक्यूज को भी तो जाना पड़ेगा, अब एक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए पता चला बॉम्बे जाना पड़ा, अब ऐसा तो है नहीं कि एक्यूज बॉम्बे जाएगा तो उसके लिए प्लेन की टिकट करा देंगे। एक रीजनेबल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग द प्लीडर्स फीस बी पेड बाय द प्रोसिक्यूशन, ठीक है? तो कुछ मतलब यहाँ पे जो रीजनेबल देगा। एक्सपेंसेस ऑफ एक्यूज, मतलब कि जब एक्यूज को एग्जामिन करने के लिए जा रहे हैं तब बोल रहा है यहाँ पे। देखो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है वो, प्रोसिक्यूशन का केस पूरा उस विटनेस पे आधारित है। ऐसा भी तो हो सकता है 10 विटनेस है, अब 10 विटनेस है, जरूरी थोड़ी ना है कि भाई 10 के 10 को वो एग्जामिन किया जाए। हमने सिर्फ 3-4 विटनेस को करना है, और 3-4 में से एक वो बहुत प्राइम विटनेस है, वो कोर्ट में नहीं आ सकता, वो बाहर रहता है, ठीक है? ये आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उसका विटनेस का प्रोसिक्यूशन कहता है कि उसका एग्जामिन किया जाना बहुत जरूरी है। नहीं आएगा तो कमीशन इशू होगी। जब कमीशन इशू होगी तो कमीशन तो मुंबई की कोर्ट में हो रहा है ना, उसकी विटनेस तो मुंबई की कोर्ट ले रही है और वो एक्यूज रहा था दिल्ली, तो अल्टीमेटली इनकन्वीनियंस किसको हुई? एक्यूज और उसके प्लेटर को हो रही है ना। अरे एक्यूज और उसके प्लेटर को हो रही है, दिल्ली में वो रहता है एक्यूज, तो वहीं पे करता है वो क्रॉस उस विटनेस का, तो उसको फिर प्रोसिक्यूशन को कुछ रीजनेबल एक्सपेंस देने पड़ेंगे। और अगर यहीं पर अगर उसके कहने पे अक्यूज के कहने पे अगर कमीशन इशू कराना हो, वो हो सकता है। अब देखो इसका स्ट्रेट फॉर्म यहाँ पर तो नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में एक प्रोविजन है, जो कोई भी कमीशन इशू करवाता है जिसे कहने पे कमीशन इशू होती है वो पेमेंट करेगा, वो रीजनेबल एक्सपेंसेस देगा, ठीक है? ओके। 285 कमीशन टू होम टू बी इशूड, ये हम कर चुके हैं। अब इसको एक बार देख लेना, बहुत सिंपल सा है, अब इसमें मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सीआरपीसी के एक एक सेक्शन को तो पढ़ना इम्पॉसिबल है, बट मैंने आपको जितना मैक्सिमम है सारा करा दिया इसका।
ये लोग बच्चे पढ़ते भी नहीं है, इनको छोड़ देते हैं। आपने पढ़े कभी इससे पहले बहुत डिटेल में इतना? डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ रीड तो करे हैं। समझे थे इससे पहले? ये पढ़ के छोड़ देते हैं ना सरसरी नजर से, लेकिन क्वेश्चन इतने आते भी नहीं है। बट हाँ 284 में हमेशा आता है क्वेश्चन। 284 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें एक बार बता भी देता हूँ, 273 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको तो स्टार प्रोविजन लगा लीजिए आप। 277 इज इंपॉर्टेंट, 280 भी इंपॉर्टेंट है, 280 and 81 एंड 284। इतना तो बिल्कुल कर ही लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब 291 है। 291 में क्या लिखा है? डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस। डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? So when a witness gives his statement in the court in evidence. हाँ जी, डिपोजिशन है गवाही देना, डिपोज करना, अपनी बात को कहना। तो कई बार आपने देखा होगा कि बेसिकली क्या है, जो सिविल सर्जन होते हैं या मेडिकल विटनेस होते हैं, वो अपनी बात कई बार लिख के देते हैं, कोर्ट में आते हैं। अच्छा, पहले जिस कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि वो ये अपना ना रिपोर्ट बना के देते हैं कि मेडिकल जो सिविल सर्जन है या मेडिकल विटनेस है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दी कि इंसान को इंजरीज कैसे लगी थी, उसका पोस्टमार्टम जिसने किया है वो रिपोर्ट बना के देता है कि घाव कितना ज्यादा था, कॉन्ट्रूजन थे, ठीक है, ये सारी चीज के, जो वेपन मारा गया तो उसकी इंजरी कितनी रही होगी, डीप इंजरी थी या जो वेपन यूज किया गया है वो ब्लंट था या शार्प था, उसी चीज वो रिपोर्ट बना के देते हैं। तो अल्टीमेटली जब वो रिपोर्ट बना के देते हैं ना, क्वेश्चन कम, इस रिपोर्ट को ऑफ कोर्स ही बात है हम एविडेंस के रूप में लेते ही हैं। अब सपोज करो कोई दूसरी पार्टी जो है, अब एक्यूज अपने डिफेंस में, तो भैया इस रिपोर्ट के आधार पर जिसने बनाई है उसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा नहीं करेगा? जो डॉक्टर है क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, जो सर्जन है? यस सर। तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट में क्या भेजेगा, कोर्ट में भेजेगा पहले भैया रिक्वेस्ट भेजेगा, द कोर्ट में इफ थिंक फिट एंड शेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और तो एप्लीकेशन आएगी पहले किसकी साइड से, या तो प्रोसिक्यूशन हो या अक्यूज हो। इस इंसान को आने की जरूरत नहीं है अभी कोर्ट में, ध्यान रखिए, पहले इसकी रिपोर्ट अपने आप में काफी है, इसकी रिपोर्ट अपने आप में काफी है। मैंने आपसे क्या कहा था, 291 से लेकर 293 तक क्या देखते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट है उस इंसान की? Report of experts. रिपोर्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है। बट जरूरत पड़ेगी तो आप देखेंगे जितने भी प्रोविजन है मैक्सिमम उसका जो 2 है ना, 291 का 291 का ए का, उसके तो प्रोवाइजो में ही वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी रिपोर्ट आती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है। 292 के अंदर मिंट वाली है, वहां पे भी रिपोर्ट की बात की गई है, और पर्टिकुलर सेक्शन आप देखें तो 299 292 का 2, ठीक है, वहां पे भी कोर्ट में लिखा है। अगर हम बात करें 299 293 का, वहां पे भी 2, तो आप ध्यान रखिए सबका 2 है, इसका 2, इसका 2, 292 का 2। इन सब में क्या बात की है, में लिखा है, कोर्ट चाहे तो बुला लेगा। बट अदरवाइज जो इंसान है एक तरह का एक्सपर्ट ही है, मेडिकल ओपिनियन दे रहा है, रिपोर्ट बना के दी है, उसकी रिपोर्ट अपने आप में एक एविडेंस होती है। बट डेफिनेटली, बट इफ यू वांटेड टू डू द क्रॉस ऑफ दैट सर्जन और मेडिकल विटनेस, then you have to apply an application before the court. You can be a prosecution, you can be an accused. Then आपको एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी है कि I want to do the cross, ठीक है, मुझे उसका क्रॉस करना है। और एक चीज ध्यान रखना, अब एक बार बैरक में ये जो चीज होती है ना, दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट होगा, एफिडेविट पे चलेगा। मैं भी बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं इसमें। देखो, द डिपोजिशन ऑफ सिविल सर्जन और अदर मेडिकल एविडेंस विटनेस taken and attested by the magistrate in the presence of the accused or taken on a commission under this chapter may be given in the evidence in an inquiry or trial or the proceeding under this code, although the deponent is not called as a witness. चाहे आप उस वो क्या नाम है मेडिकल विटनेस या फिर सर्जन को एज अ विटनेस नहीं आ रहा है वो, बट
वो जो कह रहा है अपनी बात वो एफिडेविट के रूप में भी कहेगा, जो रिपोर्ट वो दे रहा है, एंड दैट हैज टू बी साइंड अटेस्टेड बाय द मजिस्ट्रेट होगा, देन ओनली इट कैन बी यूज, then only it can be used as an evidence, that has to be attested by the magistrate. तो मजिस्ट्रेट साहब अटेस्ट करेंगे, देन ओनली इट कैन बी यूज इन एविडेंस में। और ऑफ कोर्स ही बात है, अभी हमने उसको बुलाया नहीं है, उसकी रिपोर्ट काफी है, बट एफिडेविट लगा के देगा कि जो मेरी रिपोर्ट है वो ट्रू है, सही है। एट द सेम टाइम अगर दूसरी पार्टी चाहे, ऑफ कोर्स ही बात है, जिसके अगेंस्ट जा रही होगी वही क्रॉस करेगा इसका, देन कोर्ट में परमिट करेगी एप्लीकेशन लेने के बाद इसको एग्जामिन करने के लिए। एग्जामिन क्या करेंगे, क्रॉस ही करेंगे। फिर तो आपने देखा होगा डॉक्टर तक को बुला लेते हैं वकील साहब, है ना, भाई आपने जो रिपोर्ट बनाई है किस आधार पे बनाई है, क्या देखा आपने, कौन सा वेपन देख लिया, बहुत सारी चीजें क्रॉस कर सकते हैं उनको। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एफिडेविट का रोल है, एफिडेविट पे ही आप अपना पहले बताएंगे कि हाँ रिपोर्ट जो है वो जो भी रिपोर्ट है दैट इज उसने अपनी बोनाफाइड मैनर में बनाई है, गुड फेथ में बनाई गई है। तो रिपोर्ट अपने आप में बहुत मैटर करती है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमें हर बारी पहले मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाना पड़े। वो वहां पर जो अपना जो सिविल सर्जन है जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट देता है वो एफिडेविट के थ्रू देगा। एफिडेविट लगाता है अलोंग विद, एफिडेविट पे लिख देता है। रिपोर्ट तो देखो अलग होती है, रिपोर्ट तो इतनी बड़ी होती है, वो एफिडेविट तो छोटा सा पेपर होता है। उनकी जो रिपोर्ट होती है पूरा का पूरा पेज होता है जिसमें पूरा एक स्केलेटन भी बना होता है ना, उसमें लिखा भी होता है यहाँ इंजरीज मारी गई है। इतने तो उसको डीप टेस्ट करता है मजिस्ट्रेट, अटेस्ट करता है उसको, फिर उसके साथ एफिडेविट लगाएगा ये क्या नाम है मेडिकल विटनेस जो होगा, और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट उसको अटेस्ट करेंगे, हाँ देन ओनली इट कैन बी यूज एज एन एविडेंस। ओके। नाउ अभी आगे चलेंगे 291A, ये बाद में ऐड हुआ है। ये कब ऐड हुआ है आपका ये ध्यान रख लेना बस। ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं आया है, 2005 में हुआ है। अच्छा 2005 की जो बात है ना, आपका एमपी का जो पेपर था उसमें क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, बहुत बड़ा। एक चीज ध्यान रखना, जनरली बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ता है तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, और 2005 में कई चीजों में बदलाव हुआ था। तो आप एमपी वाला जो, तो उसका आंसर यही है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्योंकि उसमें आईपीसी में बदलाव हुआ था, 2-4 जगह बदलाव हुआ है, तो देयरफॉर उसका आंसर होगा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट दिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2005। Now 291A आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट। यहाँ वर्ड क्या लिखा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्ड सुनते ही कुछ नजर आता है आपको, कुछ माइंड में घूमता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? अक्यूज और थिंग, सेक्शन 9। वही बिल्कुल बात है, पर्सन और थिंग। मैं थिंग की जगह प्रॉपर्टी लिख दूं क्या, यहाँ काम चल जाएगा? तो यहीं पे यही लिखा है, पर्सन और प्रॉपर्टी। अब कोई डॉक्यूमेंट है, एनी डॉक्यूमेंट परपटिंग टू बी अ रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट है जिसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने देखते हुए रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट किसने बनाई है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने बनाई है। किस आधार पे बनाई है? उसके सामने कोई विटनेस आया, उसने उस इंसान को पहचान लिया, या उसने उस प्रॉपर्टी को बता दिया कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसके आधार पे मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई रिपोर्ट बना ली हो। अब इस मजिस्ट्रेट को ऐसा तो है नहीं भाई, मजिस्ट्रेट आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, इसको बार बार ऐसे तो हर आदमी विटनेस बना के कोर्ट में बुलाता रहेगा। इसने तो रिपोर्ट बनाई ना, क्योंकि आपको पता होगा कि मजिस्ट्रेट जो है 145 और 148 में पार्टीज को भी बुला लेता, भाई दोनों पार्टी आ जाओ, देखते हैं कौन कब्जे में था, कौन पोजीशन में था प्रॉपर्टी में, अगर डिस्पोजेस कर दिया गया है। ऐसा है या नहीं है? कोई लैंड जमीन का कोई मामला हो तो एसडीएम के पास प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए भैया। तो उस वक्त कोई बंदा है कि उसने पहचाना, हाँ यही प्रॉपर्टी थी, यही पर्सन है वो, उसके बिहाफ पे मजिस्ट्रेट साहब ने कोई रिपोर्ट बनाई हो, अब ये रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो गई, ठीक है। तो अब इन मजिस्ट्रेट साहब को इस रिपोर्ट की जो है ना, ये अपने आप में बहुत ऑथेंटिक है,
अब मजिस्ट्रेट साहब को एज अ विटनेस ना भी बुलाया जाए, ठीक है, नहीं बुलाया जाएगा डेफिनेटली। क्यों बुलाया जाएगा? ऐसे इनको बुलाने लगे तो भाई हर मामले में इनका तो इतना सारा रोल है, एसडीएम साहब हो या फिर डीएम साहब हो, इनको बुलाएंगे तो वो चल गया बस, बहुत मुश्किल में प्रॉब्लम में आ जाएंगे, काम ही नहीं चल पाएगा, प्रशासन ही नहीं चल पाएगा। तो इनकी रिपोर्ट अपने आप में काफी वैल्यू रखती है, चाहे ऑल दो सच मजिस्ट्रेट नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस, ठीक है। Provided that where such report contain a statement of any suspect of the witness to the provision of 2132। अब ऑफ कोर्स बताइए, जो इंसान है जो अपनी बात कह के चला गया है और वो इंसान जो है मर गया है 32 में, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन है, ये 5 के 4 कंडीशन 33, 155 ऑफ एविडेंस एंड 157 दैट हैज टू बी कंप्लाई, इनके प्रोविजन को कंप्लाई करते हुए फिर वहां पर क्या होगा, सच स्टेटमेंट शैल नॉट बी यूज अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन दो सेक्शन। तो अगर इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है देन ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज। कोई इंसान मर चुका है तो उसकी वैल्यू तो होती है उसकी कई भी बात की, जो या कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, वही सारा एविडेंस एक्ट है, ठीक है पूरा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर उनकी रिपोर्ट से काम चल जाता है, जरूरी नहीं उनको बुलाया जाए। बट ऑफ कोर्स ही बात है, कोई इंसान उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने बनाया इनको क्रॉस करना चाहता है, 2 में यही लिखा है, ठीक है, सेम है, एप्लीकेशन लगाइए, सेम प्रोसीजर है, बुला लीजिए जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है। नाउ 292 बहुत सिंपल सा है। 292 ये बात किसकी करता है? एविडेंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द मिंट। मिंट तो समझते हैं क्या होती है मिंट? टकसाल मनी हिंदी में मनी टकसाल। जहाँ पर अच्छा एक बात बताओ, एमपी के पेपर में गए तो एमपी में है कोई जहाँ पे पैसा छपता है? एमपी में कोई? शायद देवास, कौन सी जगह है देवास? देवास डिस्ट्रिक्ट है सर, वहाँ पे है। देवास में पैसा नहीं छपता क्या? यस सर। तो एमपी जा रहे थे आप, नॉलेज रख रहा था मैं कोई बात नहीं, चलता है। 292 मिंट, एविडेंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द मिंट, एनी डॉक्यूमेंट, ये भी बिल्कुल सेम है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, कई सारे ऑफिसर होते हैं यहाँ पे, मिंट के अंदर ऑफिसर होंगे भाई, ये बहुत सारे देखो डिपार्टमेंट्स है, नोट प्रिंटिंग प्रेस है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। अब वहां पे क्या होगा, एनी डॉक्यूमेंट परपेटिंग टू बी रिपोर्ट अंडर द हैंड्स ऑफ द गैजेटेड ऑफिसर ऑफ द मिंट, गैजेटेड ऑफिसर है उस मिंट का, उसकी रिपोर्ट अपने आप में काफी है, उसने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी है। ये सारे डिपार्टमेंट याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट एग्जामिनर, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ठीक है, एट द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एक्सप्रेशन दिस बिहाफ अपॉन द मैटर, किसी मैटर पे वो अपनी रिपोर्ट देता है, ड्यूली सबमिटेड, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट क्या होगी, वो अपने आप में एक एविडेंस के रूप में यूज की जाएगी, चाहे उसको एज अ विटनेस ना भी बुलाया जाए, दो इज नॉट कॉल्ड एज एन अ विटनेस, बट उसकी रिपोर्ट है, भाई रिपोर्ट आ रही है काफी है, बट जरूरत पड़ेगी क्रॉस करना है, बुला लीजिए, फिर वही है 2 समन भेजिए। क्लियर है? प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड। और एक चीज इसका प्रोवाइजो ध्यान रखना, लेकिन पेपर में आज तक कभी पूछा नहीं गया है, बट आप याद रख लेना, प्रोवाइडेड दैट, किस आधार पे, नो सच ऑफिसर शैल बी समन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड, उससे वो रिकॉर्ड नहीं मंगाए जाएंगे जिस आधार पर वो रिकॉर्ड रिपोर्ट बेस्ड है, ठीक है, उससे वो रिकॉर्ड नहीं मंगाए जाएंगे जिस आधार पे वो रिकॉर्ड बेस्ड है, बट उसकी रिपोर्ट काफी है। अब इसमें एक और चीज है, थर्ड जो प्रोविजन है, आई एम श्योर आप इसका आंसर दे पाएंगे इजिली। कई बार ऐसा होता है, कोई अनपब्लिश्ड होती है, अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स ही बात है, हम एविडेंस एक्ट कर चुके हैं तो आपको पता होगा अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन कहाँ लीक नहीं होगी। 123 है, I mean the officer cannot be compelled to disclose the information which is a secret itself, but definitely the court can ask him to produce a document so that the court can inspect by own whether it should be published or not, whether it's really a confidential information or not. The leading case is the state of UP versus राजनारायण। तो उस मामले में क्या कर सकती है, डेफिनेटली उसको खोलने से मना हो सकता है, बशर्ते जनरल मैनेजर ने ये कहा हो
या ऑफिसर इन चार्ज ने कहा हो कि दिस रिपोर्ट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। बट ऑफ कोर्स ही बात है, अब 292 का जो 3 है, ऑफ कोर्स ही बात है, कोर्ट के पास ये पावर है अंडर सेक्शन 162, वो बुला भी सकती है भाई लेट मी इंस्पेक्ट, लेट मी फाइंड आउट कि वेदर इट इज अ कॉन्फिडेंशियल और नॉट। ठीक है, सर हाँ जी। सर इसमें जो 291 का ए का जो प्रोवाइजो है उसमें एक बार क्या बोला सर उसमें जो ये जो 21, 32, 33 के जो स्टेटमेंट्स होंगे ये यहाँ पर यूज नहीं होंगे। 291 किससे बात करता है? देखो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसने कोई रिपोर्ट भेजी है, उन आधार पर जो उसके सामने विटनेस आए थे उन्होंने आइडेंटिफाइड किया हो, ठीक है, किसी पर्सन को या थिंग को, तो उसके बाद उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो वो रिपोर्ट है अपने आप में एविडेंस रखती है। ठीक है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, अब उसका क्रॉस भी तो किया जा सकता है, तो डेफिनेटली हम इंसानों को क्रॉस करने के लिए एप्लीकेशन लगेगी, बुला लिया जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी फॉर डूइंग अ क्रॉस। बट यहाँ ये कहता है प्रोवाइडेड वेयर द रिपोर्ट कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ एनी सस्पेक्ट, provided there where such report contain a statement of any suspect or witness to with the provision of 21। ऐसा विटनेस था वो, अब वो इंसान रहा नहीं, या जिसको बुलाएंगे वो आ नहीं सकता कोर्ट में, वही 4 और 5, 32 और 4, ठीक है, Yes, जिन sir. लोगों को नहीं बुलाया जा सकता हम्म। उनकी विटनेस जनरली यूज नहीं होगी, बट डेफिनेटली उनकी विटनेस यूज हो जाएगी अगर वो सेक्शन 32, 35 और 33, 155, 157 को कंप्लाई करते हो तो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अब जो इंसान आ ही नहीं सकता लेकिन वो कुछ कह के गया तो उसकी बात खत्म हो जाएगी क्या? तो उसकी बात की खत्म नहीं होती है क्या? 32 में जो इंसान मर रहा है, जो लिख के जा रहा है, वो वैल्यू खत्म है उसकी? इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है उसको तो। ठीक है, टाइम तो मतलब ड्यूरेशन में कितना इम्पोर्टेंट। यहाँ पर वो मना कर रहा है, लेकिन अगर एविडेंस एक्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर तो वो उसको कंपाइल मतलब कंपेल कर रहा है वहां पर, ये एक्सेप्ट, कहना चाह क्या कह रहा है वो, एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद दी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने सेक्शन 32, 33, 155, 57 की कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, उसकी कंडीशन क्या है, वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, डेफिनेटली इट कैन बी कंसिडर एज अ एविडेंस। ओके, ठीक है सर। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, आज तक आपने देखे हैं क्वेश्चन, हम्म। लेकिन ठीक है, पढ़ लेने चाहिए एक बार। कंडीशन फुलफिल हो रही है एविडेंस एक्ट की तो डेफिनेटली इट वुड बी कंप्लाइड, अदरवाइज नॉट। इसको समझने के लिए ना 299 में और थोड़ा समझाऊंगा बाद में भी, पहले कर लेते हैं इसको। 299 से ही समझ में आएगा, उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा 299 से, क्योंकि 299 में एब्सेंस ऑफ एक्यूज के एब्सेंस में भी हम एविडेंस ले लेते हैं ना विटनेस के। हम्म। ओके ना, 293 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार आ चुका है, तो आप बहुत ध्यान से इसको एक बार पढ़ लेंगे, जो अथॉरिटीज दे रखी हैं वो जरूर ध्यान देख लेंगे। रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, अब रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, अब ऐसा है ना, देखो कई बार हमारे नॉलेज में तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, जज साहब भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ पे एक्सपर्ट है उनको तो नॉलेज है ना, अपने में एक्सपर्टीज है, तो उनकी रिपोर्ट में बहुत वैल्यू रखती है। उनकी रिपोर्ट है, जैसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, नेशनल भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अब मुझे क्या पता इस पेन ड्राइव में जो डेटा है वो जेन्युइन है या नहीं है, मुझे क्या पता ये जो वॉइस है आपकी भी है या नहीं है, मुझे क्या पता ये जो वीडियोग्राफ है, ये जो वीडियो फिल्म बनाई गई है, ये एमएमएस बनाया गया, ये डॉक्टरेटेड है या नहीं है। इसके लिए जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उनका जो रिपोर्ट होगी वो अपने आप में एविडेंटरी वैल्यू रखती है नहीं रखती है? वो सर्टिफिकेट बना के देते हैं, 65B आपने पढ़ा होगा, एविडेंस एक्ट पढ़ा है ना? यस सर। तो यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनकी रिपोर्ट जो है अपने आप में वो एविडेंस की वैल्यू रखती है। तो यही कहता है 293 में, रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, एनी डॉक्यूमेंट परपेटिंग टू बी रिपोर्ट जो उस गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट ने बनाई है,
ठीक है, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट बनाई है, होम दिस सेक्शन अप्लाई अपॉन एनी मैटर, किसी मामले में या किसी चीज पर, ड्यूली सबमिटेड टू हिम फॉर द एग्जामिनेशन और एनालिसिस, उसकी एग्जामिनेशन के लिए जमा कराई गई थी वहां पे। अब जैसे सपोज कीजिए अगर कभी कभार जैसे आई मीन इन द सेंस ऑफ कई बार रेप वगैरह हो जाते हैं तो वो भी फॉरेंसिक पे भेजे जाते हैं ना, कि यहाँ पर इसका जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं। आजकल के टाइम में तो साइंस पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है और अल्टीमेटली हम एविडेंस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए विच इज़ मोर रिलायबल। ठीक है, जिस पे कोर्ट ज़्यादा रिलाई कर सकती है, दैट हैज टू बी कंसीडर। Thing duly submitted to the for the examination or analysis and the report in the course of any proceeding in this court may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code. तो उसकी रिपोर्ट अपने आप में काफी है, बट डेफिनेटली मैंने कहा 2 में क्या करेंगे, समन भेजिए, क्रॉस करना है समन भेजिए, चलो। 3rd में क्या लिखा है, वेयर एनी सच एक्सपर्ट इज समन्ड बाय द कोर्ट एंड इज अनेबल टू अटेंड। अब इसमें 3 में ये बात है कि कई बार होता है भाई जिसको समन भेजा वो नहीं आ पा रहा, डेफिनेटली उसके बिहाफ पे कोई तो आए, डिपार्टमेंट का कोई बंदा तो आए जो डिपोज कर सके कोर्ट में आके, बता सके कि भैया जेन्युइन है, गलत है, किस आधार पे आपने रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, तो यही कहता है द एक्सपर्ट इज समन्ड बाय द कोर्ट एंड इज अनेबल टू अटेंड द पर्सनली ही मे अनलेस द कोर्ट हैज एक्सप्रेस डायरेक्टेड हिम टू अपीयर पर्सनली। अगर कोर्ट ने उसको कहा भाई तुम ही आना तो उसी को आना पड़ेगा, नहीं तो भैया वो डिपार्टमेंट का कोई हेड है वो किसी और को भेज सकता है, डिप्यूट एनी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वर्किंग विद हिम टू अटेंड द कोर्ट इफ सच ऑफिसर इज कन्वर्सेंट with the fact of the case and the case satisfactorily deposed in the court on his behalf। उसे कम से कम अब उस इंसान को तो भेजा जाएगा जिसको नॉलेज हो इस बारे में। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके वहां के पियोन को भेज देंगे, पियोन को तो नहीं पता ये टेक्निकलिटीज क्या है इसमें। तो जो अवेयर है, कन्वर्सेंट है, वेल वर्स्ड है, उस इंसान को भेजा जाएगा जो कोर्ट में आके अपनी गवाही दे सके इन रिगार्ड्स विद द रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड बाय द एक्सपर्ट। Now this section apply to the following government scientific expert। कौन से एक्सपर्ट हो गए एक बार पढ़ लीजिए जरा, पढ़िए यामिनी। जी सर। हाँ जी। Any chemical examiner or assistant chemical examiner to government, B, the chief controller of explosives, the director of the fingerprint bureau, the director of Afghan Institute Bombay, the director or deputy director or assistant director of a central forensic science laboratory or a state forensic science laboratory, the serologist to the government, any other government scientific expert specified by notification by the central government for this purpose। चलो और कोई भी हो सकती है डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसमें 2 वर्ड मेरे को लग रहा है थोड़े से शायद आपको अटके भी थे। एक तो हाफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे है। हाफकिन इंस्टीट्यूट किस लिए बना हुआ है बॉम्बे में, वो बेसिकली प्लेग की रिसर्च के लिए बना हुआ था और बैक्टीरियोलॉजी थी, बैक्टीरिया कैसे फैलता है बनता है उससे रिलेटेड है। और ये हैफकिन कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, उसके नाम पर ही बना है। ठीक है, हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे। सर ये वैसे भी जर्मन नेम लग रहा है हैफकिन। ये हैफकिन नाम पता नहीं, डब्ल्यू से नाम है, वॉर्फ कॉट्स पता नहीं ऐसे करके नाम है उसका, हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे। आप देख लेना, बैक्टीरियोलॉजी के लिए है वो। और रही बात एक सेरोलॉजिस्ट क्या होता है, सर ये सीरम्स वगैरह जो बनाते हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे तो अगर सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसने भी तो कोविड शील्ड बनाई ना, तो वो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो ये इन्फेक्शन पे काम करते हैं, इन्फेक्शन ये एंटीबॉडीज ना बने बॉडी में, ठीक है, उसके टेस्ट वगैरह करते हैं, ब्लड से रिलेटेड है, तो सेरोलॉजिस्ट। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सी बनाई है वैक्सीन, कोविशील्ड बनाई है या कोवैक्सीन? सर कोवैक्सीन बनाई है। अच्छा, कोवैक्सीन बनी है भारत बायोटेक एंड IMRC, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के, ठीक है, इन दोनों के एसोसिएशन से बनी है कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो बनी है वो बनी है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है, याद रखना, पेपर में आएगा ये। अभी वैसे आपके MP में भी आई थी ना स्पुतनिक 5,
यस सर। शायद मैंने आपको बताया भी होगा पहले, कभी हमने एक जीके पढ़ी थी, स्पुतनिक 5। ये रशिया की जो नाम है ना, इसको सैटेलाइट पे रखा गया था। रशिया की सैटेलाइट है स्पुतनिक, उस पे रखा गया था वैक्सीन। ठीक है, सही था आंसर आप लोगों का एमपी वाला? तो मेरा तो गलत था। अरे ये तो बड़ी सिली मिस्टेक हो गई। चलो कोई बात नहीं, कई बार ऐसा तो है नहीं कि हर चीज इंसान को हर चीज पता हो, बट वो कोई ना, मैंने सिर्फ लाइट ही टिक कर दिया, मतलब क्योंकि बहुत टाइम कम होता है ना सर, वो लास्ट के हमारा क्वेश्चन पेपर तक। छूट गया था क्या यामिनी? नहीं सर, छूटा नहीं था, लेकिन ऐसा होता है ना, ये जो 40 क्वेश्चन होते हैं बहुत कम टाइम में करने होते हैं, क्योंकि मैंने पहले लॉ के क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दिया होता है। पूरा पेपर तुम्हारा कितने टाइम में हुआ? छूट गया मतलब आई इन द सेंस टाइम बचा था पेपर से पहले? सिर्फ सर 5 मिनट तो बचे थे बाद में। हाँ जी। सर ये तो फिर ये स्पुतनिक 5 जो है ये सैटेलाइट का नाम है या वैक्सीन का? वैक्सीन रिसेंटली लिखा था ना क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा। अरे वो सैटेलाइट तो पता नहीं कब की बनी हुई है, स्पुतनिक 5 ही नाम है उसका, सैटेलाइट है, लेकिन उसने क्वेश्चन रिसेंट पूछा है और आंसर की देखोगे तो वही है। सब गलत हो गया था मेरा। मुझे पता था ये रशिया का अभी वैक्सीन आया, पर पता नहीं क्यों दिमाग में वो आया। खुल रहा है। अमेरिका का भी है फाइजर, ये सारी देखनी पता है। रिसेंटली ये तो कोविड से रिलेटेड, चलो अभी हरियाणा में भी जीके आएगा। गरम गरम। चलो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ हरियाणा आई एम नॉट रिकॉलिंग इट के वेदर जीके पूछी गई। जीके कितनी पूछी जाती है? तो माइंड से भी निकल गई जबकि वीडियो बना रखी है। ना सर स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन कुछ आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम। जीके पूछते हैं वो। 10-12 क्वेश्चन होंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के। सर अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन भी होती है जीके? अभी याद नहीं आ रहे कौन कौन से क्वेश्चन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, आई मीन जीके के उसमें हरियाणा के। विल सी टू इट, ठीक है। सर डोंट एक तो वो वरी दिस नदियाँ क्वेश्चन। वगैरह थे, रिवर्स पूछे थे, नेशनल पार्क। हाँ जी। तो एक तो नदियाँ वो थी, वाटरफॉल्स थे, वो चारों तीनों वाटरफॉल्स थे। और एक वो नदी थी नर्मदा नदी जो है, उसका हाँ, डायरेक्शन फ्लो हरियाणा के कह रहे हैं, हरियाणा में तो नहीं आती ना जीके, हाँ कम अच्छा अच्छा। आती। कम आती है, कॉन्स्टिट्यूशन 3 ही बेस्ड। क्वेश्चन मिले मेरे को तो। 2 1 2 3 ऐसे मिलते हैं, लेकिन है उसमें 2-3 क्वेश्चन। हरियाणा में वो पूछे हुए थे ना, वो चंडीगढ़ में रॉक वाला जो है, क्या नाम है? अरे वो जो चंडीगढ़ में एक वो है ना पार्क है, रॉक रॉक गार्डन। गार्डन हाँ। हाँ वो पूछे हुआ है क्वेश्चन, जीके का ही है वो भी। चलो अच्छा आगे चलते हैं। नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ, अब यहाँ से हम बात क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स। 294 295, पर्टिकुलरली 294 को छोड़ के अगर हम बात करें, 295 296 एंड 297, ये 3 तो एफिडेविट से रिलेटेड है, ठीक है। ये 3 तो एफिडेविट से रिलेटेड है। और फिर बचेगा 298, वो तो बहुत ही सिंपल सा है। और 299 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई इंपॉर्टेंट, ये इसमें से 297 इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया 297? ओके, 297 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। फॉर्मर करेक्टर ऑन एफिडेविट नहीं पूछा गया, बट फिर भी मैं आपसे समझा दूंगा अभी क्या कहना चाहता है। 295 का यूज होना चाहिए, लेकिन आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। 294 पे तो कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं है। तो अब हम पहले कर लेते हैं 294। 294 क्या लिखा है? नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर हमने कोर्ट में लगा दिए है ना, तो उसे सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। If it is placed before the court, तो प्रोसिक्यूशन को भी वो बात सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। एडमिटेड फैक्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव। जो बात सामने सिद्ध हो चुकी है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, उस चीज को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। सपोज करो अगर एक एक्सीडेंट हो गया है, अब एक्सीडेंट में हम जिसने एक्सीडेंट किया है उससे हम पूछ रहे हैं भैया गाड़ी किसकी है, तो वो कहता है ये मेरी है। कैसे प्रूव होगी गाड़ी तुम्हारी? आरसी का नाम देख लेंगे ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे। तो क्या इस बात को सिद्ध करने के लिए कि आरसी क्या इसी के नाम पर है या नहीं है, क्या इस बात को सिद्ध करने के लिए कि वो आरटीओ के ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरसी अपने आप में एक प्रमाण है कि ये आरसी जिसकी उसी की कार है।
तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव इट। तो वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट अगर जब कोर्ट में लगा दी गया है, फाइल्ड कर दिया गया है कोर्ट में, any court by the prosecution or accused, the particular of every such document shall be included in the list। तो जो डॉक्यूमेंट अगर लगाए उसकी लिस्ट बना दी जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं। And the prosecution of the accused as the case may be, or the pleader for the prosecution or the accused if such shall be called upon to admit। अब होता क्या है, जब उसको बुलाया जाएगा, if any shall be called upon to admit, उसको पूछने के लिए बुलाया जाएगा, भाई तो इसको एडमिट करता है या डिनाई करता है। द जेन्युइननेस ऑफ ईच सच डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट भाई तुम्हारा है या नहीं, इस बात के लिए उसको बुलाया जाएगा, एडमिट करेगा या डिनाई करेगा। दिस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी इन द सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर अ जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट डिस्प्यूटेड, अगर उसकी जेन्युइननेस डिस्प्यूटेड नहीं है, अगर जेन्युइननेस डिस्प्यूटेड नहीं है, not disputed, such a document may be read in the evidence। अगर genuineness in disputed नहीं है तो भैया उसको एविडेंस में ले लो, यही इसका लॉजिक है। अगर ये कह ही रहा है, अगर ये बंदा कह रहा है कि भैया ये जो आरसी मेरी ही है, ठीक है, तो इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है। अगर ये कह रहा है ये मेरी नहीं है, मैनिपुलेटेड है, ये मार कर किसी ने मेरी नकली आईडी बना ली थी और क्राइम सीन पे रख दी है, तो सिद्ध करना पड़ेगा भैया जेन्युइन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं। Where the genuineness of any document is not disputed, such document may be read in evidence in any inquiry or trial or other proceeding under this code without proof of signature of the person to whom it is purported to be signed। जब इसका जेन्युइन है तो ये भी बात सिद्ध करने की जरूरत नहीं, भैया क्या साइन तुम्हारे हैं, अरे आरसी है तो मेरे ही साइन होंगे या जिस अथॉरिटी ने करे उसी के साइन होंगे, वो अपने आप में जेन्युइन ही है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड द कोर्ट में, लेकिन कोर्ट को लगता है कि भाई साइन में भी घपला है, ये फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, देन ओनली द कोर्ट विल आस्क टू प्रूव इट, रिक्वायर्स अ सिग्नेचर टू बी प्रूव्ड, ठीक है। वैसे भी कोर्ट आपको पता है अंडर सेक्शन 73 ऑफ एविडेंस एक्ट में बोल सकते हैं भैया ये साइन करके दिखाइए जरा अपने, क्या ये आपके आरसी से मैच हो रहे नहीं हो रहे, किसी भी डॉक्यूमेंट से मैच हो रहे नहीं हो रहे, जरूरी नहीं है आरसी ही की बात है। तो कई बार क्या होता है, क्राइम सीन पे डॉक्यूमेंट अगर मिलता है तो ये माना जाता है भाई इस इंसान ने करा होगा, इसका डॉक्यूमेंट यहाँ क्या कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं प्रॉम्प्टली अपनी चीज की एफआईआर करा दीजिए, एनसीआर कटवा लीजिए अगर कोई डॉक्यूमेंट खोता भी है, ठीक है, हेल्प मिलती है उससे। फिर नाउ 295 क्या कहता है, एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट पे कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट पे कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगाते हैं, then of course whatever you are saying that you have to state in the affidavit में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कहता है when any application is made to the court in the course of inquiry, trial or the proceeding, TIP के जरिए अगर आपने कोई एलिगेशन लगाया है are made there in respecting any public servant, the applicant may give evidence of the fact alleged in the application by affidavit, affidavit के रूप में वो लगाएगा अपना एप्लीकेशन, and the court may if think fit order that the evidence relating to such fact to be given। और उससे कोर्ट ये भी कह सकती है भाई जो आप ये कह रहे हैं एफिडेविट में इस बात के फैक्ट्स लेके आइए, बस सिंपल सी बात है। कोई भी आरोप लगाएंगे पब्लिक सर्वेंट पे तो भैया पहले एफिडेविट भी जमा कराइए जो आप कह रहे हैं। 296 एविडेंस ऑफ द फॉर्मल कैरेक्टर, फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। फॉर्मल कैरेक्टर का यहाँ पे मतलब है जो विटनेस तो नहीं है, लेकिन जैसे कोई डॉक्टर है, कोई अपनी बात कह रहा है, या कोई जो इन द सेंस ऑफ रिपोर्ट जो दे रहा है, दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय हिज एफिडेविट। द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज अ फॉर्मल कैरेक्टर की है, may give evidence by affidavit and may subject to all such exceptions be read in the evidence in inquiry and trial and other proceeding under this code, ठीक है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आई मीन फॉर्मल कैरेक्टर है तो उसको डॉक्यूमेंट जैसे डॉक्टर है वो अपना एफिडेविट लगा के ही कोर्ट में प्लेस करेगा। देन द कोर्ट में इफ थिंक फिट शैल ऑन द एप्लीकेशन द प्रोसिक्यूशन, अगर उसको कोई क्रॉस करना चाहता है उस एफिडेविट में जो उसने कहा है, इफ यू वांटेड टू डू क्रॉस
then of course the court may permit, you have to apply for an application. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ है भी नहीं इसमें. Now तो यहाँ 297, किस चीज का एविडेंस दे रहा है, किसके कैरेक्टर का? ये करेक्टर वो नहीं है जो हम करेक्टर वहां सोच रहे हैं, क्या नाम है, फिर जो एविडेंस में करेक्टर की बात की गई है. यहाँ एविडेंस है, जैसे कई बार क्या है, वो विटनेस के रूप में नहीं आया है लेकिन कुछ अपनी बात बता रहा है, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट दी है उसने, तो उसके लिए वो अपना एफिडेविट भी लगाएगा. ओके. और अच्छा, उसको तो यहाँ पे पढ़ रहे थे 191 के अंदर जो मेडिकल विटनेस जो दे रहा था, वहां पे वो एफिडेविट दे रहा था, तो ये वही एफिडेविट यहाँ पर बोल रहा है. एक बार एक काम करेंगे, इस फॉर्मल करेक्टर का मीनिंग और डिटेल में निकाल लेंगे, ठीक है. एक बार मैं और इसको देख लूंगा, इसमें क्या वो करेक्टर ऑफ द विटनेस की बात की गई है, नहीं की गई है. बट हाउएवर एज, जब तक मैं जितना मेरे को पता है इसके बारे में, तो दैट इज नॉट डीलिंग विद द करेक्टर ऑफ विटनेस, आई मीन विटनेस के करेक्टर को लेके ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो फिर उस पर ही कवर नहीं कर रहा. ये जनरली क्या है, जैसे कोई डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो एक्सपर्ट है, अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो दे ऑलवेज गिव एफिडेविट भी देते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है. विटनेस एज टू करेक्टर, वो तो 140 वाला सेक्शन हो गया ना, सेक्शन 140 ऑफ एविडेंस है. एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है. इसमें फॉर्मल कलेक्टर की इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि कोई केस लॉ भी नहीं है इसमें. आई जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, इसमें और क्या चीज कवर हो सकती है. Now 297, authorities before whom affidavits may be shown. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किन किन अथॉरिटी के सामने एफिडेविट पे शपथ, मतलब एफिडेविट बनेगा या उनके सामने शपथ ली जाती है. पेपर में बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना. 297, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई जज हो सकता है, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, कमिश्नर हो सकता है, कमिश्नर ऑफ, और कमिश्नर बोल देते हैं उसको, अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट सेशन हो सकता है, ठीक है. ओथ कमिश्नर है यहाँ पे, और या फिर कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है, या सबसे ज्यादातर तो नोटरी होता है. हम एफिडेविट नोटरी से बनवाते हैं. Affidavit shall be confined to all and they shall state separately such fact as the deponent is able to prove from his knowledge. Affidavit में क्या होगा, shall be confined to, affidavit जो वो देगा सिर्फ उतने से संबंधित होगा वो, confined to कितना होगा, and shall state separately such fact as a deponent is able to prove from his knowledge. Affidavit उस बात का दिया जाता है जिसमें वो, उसको खुद नॉलेज है. ऐसा नहीं चलेगा कि भाई मेरे को ऐसा लगता है, ओपिनियन है, उसको नॉलेज है. एंड सच फैक्ट ही हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू, जहां उसे लगता है कि बिलीव टू बी ट्रू, तब वो एफिडेविट देता है. एंड इन द लेटर के डेपोनेंट शैल क्लियरली स्टेट द ग्राउंड ऑफ सच बिलीव, उसे ऐसा क्यों लगता है, किस आधार पर, ये हैज टू स्टेट इन द एफिडेविट. ना तो कोर्ट में ऑर्डर, अगर कई बार ऐसा हो सकता है उसने स्कैंडलस चीजें यूज कर लिया, स्कैंडलस वर्ड यूज कर लिया, भद्दी चीजें हैं या इररिलेवेंट मैटर है, तो कोर्ट उसको कहेगा भैया अपने एफिडेविट को अमेंड करके लेके आइए, स्ट्राइक आउट भी कर देगा, भाई इन चीजों को हटाइए. नाउ 298 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पता होना ही चाहिए. प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूव्ड, कैसे सिद्ध करेंगे कि भैया इंसान ये पहले प्रीवियसली कन्विक्टेड है या एक्विटल हो चुका है, कैसे प्रूव करोगे आप, हाउ यू विल प्रूव इट. इसके लिए आपको क्या करना है, Minutes होंगी. हाँ जी, सर जो भी कोर्ट जजमेंट होगी वो रिकॉर्ड. देखो इसके लिए हाँ बेसिकली क्या, एक तो सर्टिफाइड कॉपी चल जाती है. सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से निकलवाओगे, एक रिकॉर्ड कीपर होता है ना भाई, जजमेंट पास होने के बाद रिकॉर्ड कीपर के कोर्ट के खाते में भी तो, जहाँ कोर्ट की रजिस्ट्री वहाँ पे भी तो जमा होती है, वो कॉपी ले आइए. या दूसरी चीज क्या है, अगर वो इंसान, आप एक काम कर सकते हैं, जहाँ वो कन्विक्टेड था वहाँ के, जैसे सपोज करो जेलर है, वहाँ के सर्टिफाइड कॉपी ले आइए जहाँ पे उसने साइन किए हुए हो कि हाँ ये इंसान जेल में रहा है, ठीक है भाई. यही है. 299 कर लेते हैं जल्दी से क्विकली. नाउ 299 it deals with the record of evidence in the absence of accused. ये इंपॉर्टेंट है, record of evidence in the absence of accused. Absence of accused, ठीक है,
एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। अब एक्यूज है नहीं, क्या उसके एब्सेंस में एविडेंस रिकॉर्ड होंगे? ये जो बात डील करता है, देखो कई बार क्या होता है, एक इंसान है जिसने क्राइम किया है, अब वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया, नहीं हो पाया, या प्रोक्लेम ऑफेंडर है, भगोड़ा है, अब नहीं पकड़ में आ रहा, तो क्या करे? तो क्या इसके खिलाफ प्रोसीडिंग आगे ना बढ़े? क्या इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग आगे ना चले क्या? या जब इसको पकड़ेंगे तभी चलाएंगे? बताइए जरा जल्दी से बताइए। The proceedings will run. तो अगर सपोज करो हम इसको स्टॉप कर देंगे, भैया इसको पहले पकड़िए तब इसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाएंगे, तो क्या होगा? इतने में जो विटनेस है, पता चला विटनेस ही मर गए, इसको वेट करते करते विटनेस ही मर गए। तो विटनेस की तो, जो विटनेस है उनकी तो गवाहियां ले लो, उनको तो एग्जामिन कर लो, इनको तो एग्जामिन कर ही लेना चाहिए। पता चला ये बूढ़े हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, कल को ना रहे, अभी तो फैक्ट्स जानते हैं ना। बताइए चलो क्या कह रहे हैं, कोर्ट में बुला लीजिए, इनकी विटनेस लीजिए। आपने सुना होगा कई बार अननोन नेम से भी एफआईआर होती है ना, पता नहीं चल रहा कि कौन है। तो भैया अननोन जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा क्या? अरे पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करती है, अपनी चार्जशीट लगा देगी, तो ऐसे ही जब प्रोक्लेम ऑफेंडर हो गया, अरेस्ट नहीं हो पाया, चार्जशीट लगा देगी, और उस दौरान फिर अपने विटनेस भी करवा लेगी जिन जिनको कराना है, प्रोसिक्यूशन, इनका एग्जामिन हो जाएगा। क्या इनका क्रॉस होगा? क्या इनका क्रॉस होगा? यस सर। अरे क्रॉस तो हो ही नहीं पाएगा, कि उस तो है ही नहीं, अभी पकड़ में ही नहीं आया, कौन करेगा क्रॉस? वो है ही नहीं तो कोई नहीं करेगा ना फिर। हाँ तो बस, तो उनका क्रॉस ही नहीं होगा। तो विटनेस का लेकिन चीफ तो होगा, यस सर। तो चीफ करा के रख लेंगे, बाद में पकड़ा जाएगा तब की तब देखेंगे। तो चीफ तो करा लो, पता चला बाद में विटनेस सारे मर गए या कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई, कोर्ट में ना आ पाए, तो यही कहता है 299, अब पढ़ लीजिए। इफ इट इज प्रूव दैट एन एक्यूज्ड पर्सन हैज एब्सकॉन्ड, भाग गया है वो, एंड दैट देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्टिंग, और ऐसा लगता भी नहीं कि भैया इसको अब अरेस्ट किया जा पाएगा, इतनी उम्मीद है नहीं इतनी जल्दी अरेस्ट हो जाए, एंड द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और कोर्ट जो है वो भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, पहली बात तो ये भी है, उस मामले को सुन सके, और कमिट फॉर ट्रायल, क्या पता जो कॉम्पिटेंट नहीं थी उसने मामले को भेज दिया हो कमिट के लिए, ऊपर की कोर्ट में भेज दिया हो। सच पर्सन फॉर द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ मे इन हिज एब्सेंस एग्जामिन द विटनेस, एग्जामिनेशन करो विटनेस का, ठीक है। इफ एनी प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस है उनको ले आइए भैया, अब पीडब्ल्यू आएंगे, डिफेंस वाले थोड़ी ना आएंगे, एंड रिकॉर्ड देयर डिपोजिशन, उनकी जो बातें हैं वो लिखिए, and such deposition may on the arrest of such person be given in evidence against him। अब सपोज करो उसको अरेस्ट कर लिया, अगर उसको अरेस्ट कर लिया है तो डेफिनेटली जो उन्होंने डिपोजिशन दी होगी उसके अगेंस्ट यूज होगी, and record their deposition, and any such deposition may on the arrest of such person be given in evidence against him on inquiry into or trial for or the offense which he is charged if deponent is dead। अब एक बात बताइए, डेपोनेंट किसके लिए यूज किया है वर्ड? ये विटनेस। डेपोनेंट कौन होता है? जनरली आपने देखोगे वर्ड एफिडेविट में यूज होता है डेपोनेंट, तो डेपोनेंट वही है, ऑफ कोर्स ही बात है, जो विटनेस दे रहा है, अगर वो मर गया है या इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, कैन नॉट बी फाउंड, और हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट द अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंसेस और इनकन्वीनियंस व्हिच अंडर दिस सर्कमस्टेंस द केस वुड बी अनरीजनेबल। अब आप मुझे एक बात बताइए, सपोज कीजिए जो विटनेस है, जो ये इंसान मर गया है, इसने अपना एग्जामिनेशन करके चला गया है, ये एग्जामिनेशन करके गया, अपनी बात लिख के गया है, और ये अब कोर्ट में आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज यू नो इट, सेक्शन 33 एविडेंस एक्ट। इस इंसान के जो, अब ये तो क्रॉस तो होगा नहीं ना इसका, इस इंसान की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ prosecution witness who cannot come before the court now? Sir, such evidence is admissible in the court as per section 33 and 32. तो 33 इसीलिए तो यूज होता है, देखो कई बार हम सीआरपीसी से पढ़ते हैं उसके साथ हमें 33 भी पढ़ना पड़ेगा,
तो डेफिनेटली इफ द पर्सन कैन नॉट कम बिफोर द कोर्ट, जो वट एवर इज बीन स्टेटेड बाय हिम दैट कैन बी यूज अगेंस्ट द अरेस्टेड पर्सन। और यहाँ पे तो डिफॉल्टर ये है ना, अरेस्टेड, ये भाग गया था, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट यूज होगा बशर्ते सेक्शन 33 के भी प्रोविजन को कंप्लाई करता हो, ठीक है। और इसलिए तो इनकी गवाही ली गई थी, इसीलिए इनकी गवाही ली गई थी कि भैया ये मर जाएंगे तो उससे पहले इनकी गवाही ले ली जाए। If it is appear that an offense punishable with death या लाइफ से जो है, टू कहता है या लाइफ या डेथ वाले मामले में, has been committed by some person or person unknown, the High Court of the Session Judge may direct that any magistrate of the first class shall hold an inquiry। अब कोई इंसान है जो अननोन है, पता नहीं लग रहा कौन है, if it is appear that an offense punishable with death or life has been committed by the some person or a person unknown, High Court of the Court of Session may direct that the magistrate of the first class shall hold an inquiry। तो magistrate first class क्या करेंगे, इंक्वायरी स्टार्ट कर देंगे, whatever it could be done, और examine any witness, examine भी कर लेंगे, who can give evidence concerning the offense and deposition to be taken may be given evidence against any person who is subsequently accused of offense। अब बाद में पता चलेगा, अभी तो अननोन है, तो प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए, इंक्वायरी करवाइए, एग्जामिन कीजिए against any person who is subsequently accused of offense if the deponent is dead or incapable of giving evidence। तो यही इसका ऑब्जेक्ट है। पता चला बाद में इंसान विटनेस भी मर जाए, फिर तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये विटनेस नहीं मिल पाए या फिर तो इसलिए उसकी डिपोजिशन ले ली जाती है। किसी भी मामले में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट को कि भैया इसमें अभी पता नहीं लग रहा कौन है, कि क्या नहीं है, ये भाग गया है, अननोन है, तो इंक्वायरी और एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कीजिए, बिकॉज फ्यूचर में क्या पता विटनेस कोर्ट में ना आ पाए, ठीक है। तो 299 इट्स वेरी यूजफुल सेक्शन, एक बार और गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो 299 तक हमने कर लिया, ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर था। इसमें होगा कि अगर अक्यूज ही नहीं पता कौन है, अननोन है, तो वहां पे फ्यूचर में तो पकड़ा जाएगा, टाइम होता है, लगता है, काफी टाइम लग जाता है, तब उसके अगेंस्ट यूज हो जाएगी सारी बातें। तो तब भी वो एग्जाम क्रॉस एग्जामिन, तो फिर तब भी वो नहीं कर पाएगा। अगर विटनेस है तो ही तो क्रॉस कर पाएगा, नहीं है तो फिर क्या करेगा, तो उसके अगेंस्ट यूज होगा। फिर वो बाद में फर्दर जब वो आ जाता है या मिल जाता है, तो फिर जब अगर दोबारा बुलाया जाएगा उनको। हाँ बिल्कुल बुलाया जा सकता है, कोर्ट है, कोर्ट को भी तो कन्विंस, अब ऐसा तो है नहीं एक बंदा कह के चला गया, नहीं आ पा रहा है, मर गया है, तो उसकी वैल्यू है। अब एक बात बताओ ना, डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है वो भी तो अपने आप में हम उसमें क्रॉस कहाँ करते हैं, बट तब भी वो अपने आप में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, क्योंकि वो इंसान अब नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे भी वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरीके से ट्रीट होगा। इफ दैट पर्सन कैन नॉट बी कम बिफोर द कोर्ट और कैन नॉट बी कॉल्ड बिकॉज ही ईदर इज डेड, या तो मर चुका है, नहीं आ पाएगा, या वो 5 ग्राउंड है सारे, आप ध्यान रखना, तो उसकी वैल्यू होगी। अदरवाइज इफ इज अलाइव, डेफिनेटली ही अक्यूज बोलेगा भाई मैं को तो क्रॉस करना है। जब इंडिया में फेयर ट्रायल की हमने बात करी थी, तो फेयर ट्रायल में अजमल कसाब तक को वकील दिया गया, तो डेफिनेटली एक्यूज का भी अधिकार होगा क्रॉस करने का, इफ ही इज अलाइव, इफ ही कैन कम बिफोर द कोर्ट, ठीक है। चलो यहीं पे हम खत्म करते हैं इसको। नाउ अब हम आगे के जो प्रोविजन है वैसे तो हमने करे हुए हैं, लेकिन जो बचे हुए प्रोविजन है विल डू इट टुमारो।